प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 2024 का पहला सेट करेंगे 324 EX। ठीक है ना बच्चों, बहुत आसान पेपर है। और इससे पहले हमने आपको 2023 के 22 के 20 के पिछले साल हमने सारे करा दिए थे। इस बार हम 2024 के सेट शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि आव्यूह ए और बी के कर्म कर्म से P क्रॉस Q और Q क्रॉस R है तो ए बी का कर्म क्या है। ये इसने ऑर्डर दे दिया। एक मैट्रिक्स ए है आपकी, उसका ऑर्डर ये है, और एक मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर ये है, Q क्रॉस R। ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है कि अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, ए बी एक मैट्रिक्स बनेगी, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए, बहुत आसान है बच्चों। पहले का क्या क्वेश्चन आपका, अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है और उसका जो ऑर्डर है वो P क्रॉस Q है, और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास बी है, उसका ऑर्डर जो है वो Q क्रॉस R है। अब इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है ना। देखो, मल्टीप्लाई किस शर्त पे होगी। मल्टीप्लाई की एक कंडीशन ये है कि जितनी इसमें कॉलम की संख्या होगी उतनी इसमें रो की संख्या होनी चाहिए। तो यानी ये और ये तो सेम है ना। ये Q और Q तो सेम है बिल्कुल, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो अब जो ए बी आएगा, ए बी मल्टीप्लाई होकर जो नया मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी रो की संख्या और इसकी कॉलम की संख्या, बस ये लिख देंगे हम यहाँ। तो क्या आ जाएगा, P क्रॉस R। तो ए बी का जो ऑर्डर हो जाएगा, कर्म जो हो जाएगा, वो P क्रॉस R हो जाएगा। तो P क्रॉस R आपका कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, बहुत आसान है। सेकंड पर चलते हैं। देखिए, ये किसी बिंदु पर रेखा इतने की ढाल वक्र इतने की ढाल के बराबर है। ये इसने स्टार तो लगा रखा है कि सिलेबस में नहीं है ना। ये स्टार वाले क्वेश्चन वो हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जिस एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज पूरी कट चुकी है, सिलेबस में अब नहीं है, लेकिन उसने ये फिर भी 2024 में दे रखा है। क्यों दे रखा है वो मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि इसका ढाल निकालना है और इसका भी ढाल निकालना है। इसमें ढाल का यूज होगा, और ढाल निकल जाता है डी वाई बाई डी एक्स से, यानी डिफ्रेंशिएशन करने से। कुछ एक्स्ट्रा इसमें करना नहीं है, और डिफ्रेंशिएशन आपके चैप्टर में है, ये इस वजह से आपको क्वेश्चन दिख गया है ना। तो इसको हम करेंगे। ठीक है ना। देखिए, किसी बिंदु पर, क्या क्वेश्चन ये क्या है, किसी बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस वन की ढाल। तो y बराबर x प्लस वन की ढाल देखते हैं हम। ढाल क्या होती है, डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, ये इसका ढाल हो जाएगा। तो x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है ना। उम्मीद करता हूँ आपको डिफ्रेंशिएशन आता होगा। और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो ये आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, है ना। वाई स्क्वायर का तो 2y हो गया, और y का दोबारा फिर करेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है ना। 4 इंटू वन 4 बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4/2y, है ना। अब ये भी डी वाई बाई डी एक्स है और ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों सेम है, यानी इक्वल आएंगे दोनों। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है ना। अब दोनों को इक्वल रखने के बाद मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी। देखिए, ये इक्वेशन 1 बना लेता हूँ, ये सेकंड बना लेता हूँ। आपको तो ये रफली करना है क्योंकि बहुविकल्प है, मुझे तो करके दिखाने पड़ेंगे, है ना। देखिए, समीकरण 1 व 2 से अगर मैं कहूँ, अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4/2y। तो 2y इधर गया तो कितना हो गया, 2y इक्वल्स टू 4। या आप यहाँ से इसको कट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको कट। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है ना। अब ये y की वैल्यू उठा करके आप इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए, आपकी x की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है ना। तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, मान ली मैंने इसमें रख दिया आपका, तो y की वैल्यू मैंने 2 रख दी इस वाली इक्वेशन से, और x प्लस के 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक इधर चला गया, दो में से एक गया, एक आ गया आपका। तो आपका जो बिंदु बना, वो बिंदु क्या होगा जिसपे ये आपके दोनों के ढाल इक्वल होंगे, वो बिंदु आपका बना x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो देखिए, ऑप्शन में ढूंढिए, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि समाकलन, यह क्वेश्चन, इसका आपको समाकलन फाइंड करना है, √1 प्लस साइन 2x और dx, इसका मान आपको फाइंड करना है। बहुत आसान है। देखिए, ये फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट। कैसे बनेगा, अब मैं इस वन को क्या लिख सकता हूँ, इस वन को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। और ये आपका साइन 2x को लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये पता कैसे चला कि वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिखना है ना। तो बच्चों, जब आप बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको खुद से ही आइडिया हो जाता है, ये है ना। खुद से ही आपका ही माइंड खुद ही बताएगा कि हाँ, यहाँ पे अगर मैं वो 1 की जगह ये पुट कर देता हूँ तो ये फॉर्मूला बनेगा होल स्क्वायर का, उससे रूट कट जाएगा, तो ये इजीली हो जाएगा, इस तरीके से। तो प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। ठीक है ना। ऑटोमेटिक ये आपका सही हो जाएगा, खुद ही माइंड में आना शुरू हो जाएगा।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, dx। स्क्वायर से आपका ये रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या बचेगा, समाकलन ऑफ साइन एक्स और कोस एक्स। तो साइन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा आपका, माइनस के कोस एक्स, और कोस एक्स का हो जाएगा आपका साइन एक्स, और प्लस में एक इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है ना। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन आपका ये कहता है कि यदि सदिश ये और ये एक दूसरे पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब दो सदिश आपस में लंब हो तो आपको पता होगा एक कंडीशन फॉलो होती है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास ये है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। मान लीजिए आपके पास ये कोई भी सदिश है a, और ये कोई b सदिश है आपके पास, ये है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप और प्लस c2 के कैप, ठीक है ना। और ये दोनों आपस में लंब है। लंब होने की क्या शर्त होती है, अगर ये लंब है तो a डॉट बी जीरो आएगा, ठीक है ना, a डॉट बी जीरो आएगा। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा a डॉट बी का, ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट ऐसे होगा, आई डॉट आई वन हो जाएगा, जे डॉट जे वन हो जाएगा, के डॉट के वन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू, बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल्स टू जीरो। तो आप ये कंडीशन फॉलो करोगे तो आपका लैम्डा का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो उसने दे रखा है पहले वाला, ये दे रखा है उसने 5 आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस के 2 के कैप, ठीक है। और सेकंड वाला उसने दे रखा है 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप और प्लस के 4 के कैप, ठीक है ना। अब देखिए, ये a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है, बस डॉट प्रोडक्ट कर दो आप। 5 टू द 10, या मैं लिख देता हूँ, ये 5 है, ये 2 है, प्लस b1 की वैल्यू है माइनस लेमडा, b2 की वैल्यू आपके पास 3, ये वाली 3, c1 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू 4। तो ये 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा और इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 5 टू द 10 माइनस के 3 लेमडा और प्लस के 8 इक्वल्स टू 0। 3 लेमडा उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, और 10 और 8 18 इधर ही रहेगा। तो लेमडा की वैल्यू 3 6 जा 18, लेमडा की वैल्यू 6 आ गया आपके, है ना। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेमडा ये जो है आपकी लंब होने की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कह रहा है कि अवकल समीकरण इतने की घात क्या है। देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है घात पता करने का। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे घात पता करेंगे। x प्लस के डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी हमें घात बतानी है ना, घात। अब देखिए, घात कैसे पता चलेगी, आपको सबसे ज्यादा कोटि का डेरिवेटिव इसमें देखना है, अवकलज सबसे ज्यादा कोटि का। तो सबसे ज्यादा कोटि, ये तो एक कोटि का अवकलज है, ये दो कोटि का अवकलज है। तो जो दो कोटि का अवकलज है, इसकी कोटि तो पूरी अवकल समीकरण की दो हो जाएगी, लेकिन इसकी घात जो होगी, जो इसकी घात होगी वही पूरी अवकल समीकरण की घात होगी। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि यहाँ पर ये जो इधर रूट है, फोर्थ रूट है ना, फोर्थ रूट, ये जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक आप इसकी घात नहीं बताओगे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, पहले इस फोर्थ रूट को सॉल्व करोगे, यानी ये फोर्थ रूट जब इधर जाएगा तो ये पावर में चला जाएगा इधर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल पावर 4 और इक्वल्स टू बचेगा x प्लस के डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देख लेना सब, पहले आप ये देख लेना कि ऐसा कुछ तो नहीं है, इधर कोई रूट तो नहीं है जो इधर आए, या फिफ्थ रूट हो, सिक्स रूट हो, कितना भी रूट हो, इधर अगर पूरे पे हुआ तो उसको पहले आपको इधर लाना है, ठीक है ना। उसके बाद देखना है। अब ये आपकी एक अवकल समीकरण बन चुकी है, ठीक है। अब देखिए, इसकी कोटि जो होगी वो सबसे ज्यादा कोटि का जो भी अवकलज होगा वही इस समीकरण की कोटि होगी। तो कोटि इसकी यहाँ से पता चलेगी, तो कोटि इसकी क्या है, 2, है ना। कोटि इसकी 2 हो गई, और घात इसकी कितनी होगी, देखिए घात जिसकी जहां से कोटि पता चली उसी की होल पावर देख लो क्या है, होल पावर कितनी है, 4। तो इसकी घात क्या हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन में 4 है ना, हाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि फलन एफ एक्स जो है वो आपका ये फंक्शन है, ठीक है। और ये कह रहा है कि एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। दूसरे का क्या क्वेश्चन, ये कह रहा है कि आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ये कब है, जब एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से बड़ी हो या छोटी हो तो यही फंक्शन रहेगा। और एक्स बराबर 0 पे ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक्स बराबर 0 पे हमें इसकी टेस्टिंग करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1। क्योंकि देखो एक्स बराबर 0 जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये वाला वैल्यू मिलेगा मुझे, ठीक है ना। क्योंकि इसने बता रखा है कि जब एक्स बराबर 0 है तो इस फंक्शन का मान 1 होगा। तो हमने एक्स बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू ले ली, एफ ऑफ 0 बराबर 1, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम।
लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए कंटिन्यूअस होने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। ये x बराबर जीरो पे होगी, ये भी x बराबर जीरो पर, ये भी x बराबर जीरो पे। अगर ये तीनों बराबर आई तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर इनमें से कोई भी दो इक्वल ना आए, चाहे तो तीनों ही इक्वल ना आए या कोई भी दो इक्वल ना आए, तो ये हम उसको मना कर देंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी सतत नहीं है। ठीक है ना। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर के चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, ये माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लगा रहे हैं, अगर राइट हैंड लिमिट होती तो प्लस लगा देते, और एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम फंक्शन वैल्यू रखेंगे यानी एक्स टेंडिंग टू जीरो, अभी देखो एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, यानी माइनस की तरफ से जीरो पे आ रहा है वो, माइनस नेगेटिव साइड से, दूसरी साइड से, है ना। मान लीजिए आपके पास अगर ये नंबर लाइन है, ये जीरो है, तो इधर से एक्स की तरफ अप्रोच कर रहे हैं हम, ठीक है ना, माइनस की तरफ से। और अगर राइट हैंड लिमिट होती तो हम इधर से अप्रोच करते, वो हम जीरो, अब ये जीरो माइनस है और इधर जीरो प्लस है। जीरो माइनस यानी बहुत हल्का सा पीछे से, बहुत हल्का पीछे उसके यहीं पे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब जब x की वैल्यू जीरो नहीं है तब तो फंक्शन ये है, अब वो चाहे जीरो से छोटा हो या बड़ा हो। अब जीरो से छोटा तो हल्का सा इधर है, जीरो पे तो है नहीं, तो फंक्शन ये बैठेगा हमारा। तो फंक्शन हम यहाँ पे रखेंगे x प्लस टू। अगर जब मैं इसमें x की वैल्यू लिमिट पुट कर दूंगा, जीरो पुट करूंगा तो टू आएगा। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू वन थी और लिमिट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट टू आई, तो यहीं से ये इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो आप ये कहोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, यानी फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। अतः हमारा फलन जो है, अतः दिया गया फलन x बराबर जीरो पर सतत नहीं है, यानी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ख क्वेश्चन पर, ख क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि इसका मान निकालिए, साइन इनवर्स मुख्य मान साइन 7π/4, साइन 7π/4 का मुख्य मान आपको निकालना है। अब देखिए मुख्य मान इसका क्या होगा, साइन इनवर्स साइन π/4। अब मैं इसको डायरेक्ट नहीं काट सकता क्योंकि 7π/4 जो है वो आपकी साइन की रेंज में नहीं है। अब साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से लेकर के π/2 होती है, यानी इसी के बीच में वैल्यू मिलेगी, डोमेन इसका साइन इनवर्स का। अब अगर मैं ये यहाँ से साइन से कट कर दूंगा तो 7π/4 इस रेंज में तो आता नहीं, तो हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे, इसको पहले इस रेंज में लाएंगे। तो वो कैसे बनेगा? देखिए साइन इनवर्स साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 2 जा 8 यानी 2π माइनस π/4, ऐसे लिख सकता हूँ। साइन 2π माइनस π/4 यानी साइन 360 माइनस थीटा है ये। अब साइन 360 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में बैठेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में या लास्ट क्वाड्रेंट में? लास्ट क्वाड्रेंट में बैठेगा, है ना, यहाँ पे बैठेगा। तो यहाँ पे तो साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस के साइन थीटा आ जाएगा, माइनस के साइन π/4। ठीक है, माइनस के साइन π/4, और ये माइनस इसका अंदर चला जाएगा, जब तक ये माइनस है तब तक हम ये हटा नहीं सकते यहाँ से। तो ये क्या होगा? साइन इनवर्स, ये साइन माइनस अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन माइनस π/4। ठीक है ना, साइन से साइन हटेगा तो आएगा माइनस के π/4। अब ये आपका इस रेंज में बैठ जाता है, माइनस के π/4 यानी -45, और ये है -90 से +90 डिग्री। तो इसका मतलब ये इसके बीच में है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर है। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप पहले सिलेबस पूरा करके अपना रिवीजन करके अनसोल्ड पर आए हैं तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर आपने अब तक अपना सिलेबस अभी पूरा नहीं किया है तो मैं आपसे ये रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप पहले अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए, उसके बाद जो है आप अनसोल्ड पर आइएगा रिवीजन के बाद। ठीक है ना, अभी आपके पास टाइम है तो आप अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं गया क्वेश्चन पर। देखिए गया क्वेश्चन, यदि y इक्वल्स टू ये है तो सिद्ध कीजिए ये होगा जहाँ a b अचर है। तो बहुत आसान है ये भी, देखिए y इक्वल्स टू ae⁻x प्लस b, इससे हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करते हैं इसका, dy/dx कितना आ जाएगा? a तो कांस्टेंट है, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही रहता है x की रिस्पेक्ट में, और b ये कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार और कर देते हैं, d2y/dx²। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि देखिए हमें जो प्रूफ करना है उसमें हाईएस्ट दो बार है, तो हम इसलिए दो बार कर देते हैं। a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और e⁻x जो है उसका सेम रहेगा, क्योंकि देखिए जब हम d/dx ऑफ e⁻x का डिफरेंशिएशन करते हैं x की रिस्पेक्ट में, तो ये सेम ही आ जाता है, e⁻x ही आ जाता है। ठीक है ना, तो अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अब देखिए उसने क्या कहा था, डबल डेरिवेटिव में से सिंगल डेरिवेटिव घटाया हुआ है, तो हम इसमें से अगर ये घटा दें तो ये आ जाएगा। या बहुत सिंपल बात, आप d2y/dx² की और dy/dx की वैल्यू उठा करके यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रख दो,
और वो जीरो आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी जीरो ही है, तो हम वो प्रूफ हो जाएगा। या फिर ऐसे कह दो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर तो ये क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटा दो, d2y/dx² माइनस dy/dx, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटा दो। इसमें से जब ये घटेगा तो ये आएगा ae⁻x माइनस ae⁻x, जीरो का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है ना। और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए d2y/dx² माइनस के dy/dx इक्वल टू जीरो, और यही हमारा आ गया इक्वल टू जीरो, तो ये बात प्रूफ हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अवकल समीकरण इतने को हल कीजिए, यानी dy/dx इक्वल्स टू 1+x² / 1+y², इसको हमें हल करना है। देखिए वेरिएबल सेपरेबल इजीली हो जाएगा यहाँ से। वेरिएबल सेपरेबल मतलब चर पृथकीकरण, है ना। चर पृथकीकरण मतलब y वाले चर एक तरफ, x वाले चर एक तरफ, तो ये नीचे वाला मैं इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा दूं तो 1+y² हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा dy, और ये dx इसके पास पहुंचा दूं, ये हो जाएगा 1+x² मल्टीप्लाई में आ जाएगा dx। ठीक है, अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है ना, तो दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में y आ जाएगा, y² का हो जाएगा y³ / 3 इक्वल्स टू 1 का हो जाएगा x, और ये आ जाएगा x³ / 3, ठीक है ना। अब प्लस यहाँ पे हम कोई कॉन्स्टेंट लगा दें c, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इसमें जो आंसर दे रखा है उसने कुछ ऐसा दे रखा है, देखिए मैं बताता हूँ। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, ये हो जाएगा 3y + y³ अपॉन में पूरे के 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 3x + के x³ अपॉन में 3। अब ये 3 मुझे यहाँ काटने के लिए इसके भी अपॉन में चाहिए था, अगर c के भी अपॉन में होता तो इजीली कट जाता है कॉमन लेकर के। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉन्स्टेंट को c ना लेकर के c/3 ले लेता हूँ, आसान पड़ेगा बहुत ज़्यादा। बच्चों ये कांस्टेंट होता है ना, ये तो आपका समाकलन अचर है, तो आप इसको अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको सहूलत बैठे इसको सॉल्व करने के लिए आप वो ले सकते हैं, +c -c log c c/3 c/2 c², ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम c/3 ले लिया हमने, c/3 से हमारी ये कैलकुलेशन आसान हो गई। तीनों में नीचे 3 है तो ये हट जाएंगे, तो इसका मतलब क्या बचेगा, आपका ये आंसर आ जाएगा 3y + y³ इक्वल्स टू 3x + x³ प्लस के ये आ जाएगा c। अब यहाँ से क्या होगा, इन सबको इधर ले आओ जो वेरिएबल्स हैं, तो ये हो जाएगा आपका y³ - x³ y³ - x³, और जो ये 3y है और -3x है, तो इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा y - x, और ये आ जाएगा आपका इक्वल्स टू c, ठीक है ना। यही आपका आंसर है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब कोई ना जीत पाए, यानी इन दोनों में से कोई भी ना जीत पाए, तो इसकी प्रायिकता निकालना ज़्यादा आसान है ना। तो हम क्या करेंगे, ए के जीतने की प्रायिकता इसने दे रखी है, तो अगर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए ए के जीतने की प्रायिकता आपकी पी ऑफ ए है, माना पी ऑफ ए इक्वल्स टू कितना है, 1/3, है ना। और पी ऑफ बी यानी बी के जीतने की प्रायिकता कितनी है, बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। अब इसके ना जीतने की प्रायिकता निकालो, ए के ना जीतने की, तो ए के ना जीतने की क्या होगी, 1 में से ए के जीतने की घटा देंगे, तो ये क्या मिलेगी, 1 - 1/3, यानी ये मिलेगा आपको 3 - 1 2/3। इसी तरीके से पी ऑफ बी डैश यानी पी के ना जीतने की प्रायिकता निकालनी है, तो 1 - पी ऑफ बी आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 - 1/4 आएगा, 1/4, तो ये आपका हो जाएगा 4 - 1 3/4 आ जाएगा। ए के ना जीतने की प्रायिकता ये आ गई, बी के ना जीतने की प्रायिकता ये आ गई। अब हमें निकालनी है कि इनमें से कोई ना जीते, तो पी ऑफ कोई ना जीते इसकी प्रायिकता क्या होगी, कोई ना जीते, ठीक है। कोई ना जीते इसकी प्रायिकता होगी ए भी ना जीते और बी भी ना जीते, ठीक है ना, दोनों की, क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं हैं, है ना, स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, तो ये 2/3 हो जाएगा, और इंटू में ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा और 2 से 4 कटेगा, 1/2 आ जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरे का क्या क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयन पर एक संबंध आर है, और वो संबंध आर इसने ऐसा दे रखा है कि ए कोमा बी इस तरीके से हैं कि ए और बी एन से बिलोंग करते हैं, और ए बराबर b² है, से व्यक्त किया गया है। तो क्या ये सत्य है बात कि अगर ए भी आर में हो, रिलेशन सेटिस्फाई करता हो ए बी, और बी सी भी सेटिस्फाई करता हो इस रिलेशन को, तो क्या ए सी जो है वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये रिलेशन इसने दे रखा है, तो हमें ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो मैं ये आपको बता दूं कि नहीं, ये सत्य नहीं है, ठीक है, नहीं है, क्योंकि हम वो रीज़न देते हैं, देखिए नहीं, क्योंकि अब हम देखिए आपको रीज़न देंगे और फिर एग्जाम्पल भी देंगे, जैसा कि इसने कहा है, इसने कहा भी है कि एग्जाम्पल द्वारा पुष्टि करो।
अब देखिए, इसने ये कहा कि ए भी आर से बिलोंग करता है, तो अगर ए भी आर से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि ए बराबर बी स्क्वायर होगा। कंडीशन तो यही लगेगी ना, ए बराबर बी स्क्वायर होगा। और इसी तरीके से इसने ये भी कहा है कि बी सी बिलोंग करेगा आर को, तो अगर बी सी आर को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब बी बराबर सी स्क्वायर होगा, यानी पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल होगा ना, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। तो वही हम यहाँ पे रूल लगा रहे हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। अब अगर मैं इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करूं और फिर देखूं क्या ये रिजल्ट मुझे मिलेगा, तो मैं देखता हूं कि नहीं मिलेगा मुझे। देखिए, बी की वैल्यू में उठा करके यहाँ पे रख देता हूँ, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये बी की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, तो ए बराबर कितना आ जाएगा सी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर, यहाँ पे रख दिया और उसका भी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, तो ये सी फोर हो गया ये तो ये तो ए बराबर सी फोर हो गया, जबकि ए बराबर सी स्क्वायर आना चाहिए था, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से ये हुआ कि ए कोमा सी आर को बिलोंग नहीं करेगा। एग्जाम्पल भी दे देते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं ए की वैल्यू 16 ले लूँ, बी की वैल्यू में 4 ले लूँ और सी की वैल्यू में 2 ले लूँ, तो देखिए ए बी बिलोंग करेगा, यानी 16 और 4, ए बी अगर मैं ले लेता हूँ तो 16 बराबर 4 का स्क्वायर, सही है बात, बिल्कुल बिलोंग कर गया आर से। और इसी तरीके से 4,2 लेता हूँ, 4,2 क्या होगा 4 2 के स्क्वायर के बराबर होगा, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो क्या अब 16 और 2 में भी रिलेशन चल जाएगा क्या, अब हम देखते हैं 16,2 में रिलेशन चलेगा या नहीं चलेगा। तो 16 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, 16 बराबर 4 के नहीं होता, तो इसका मतलब नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि आपका यहाँ से तो ये बात थी कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा था, यहाँ से ये बात थी कि बी सी आर को बिलोंग कर रहा था, लेकिन यहाँ से ये बात है कि ए सी आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बात इसकी गलत है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखवाया था, नहीं, ये बात सही नहीं है, ठीक है ना। पूछा था ना इसने, क्या ये बात सत्य है, नहीं सत्य नहीं है, असत्य है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ख क्वेश्चन पर। ख क्वेश्चन कहता है कि यदि y बराबर आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स इंटू कोस एक्स, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स में फाइंड करना है। देखिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस डिवाइड वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है ना। तो डिवाइड वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे लिख देना आप डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हिंदी वाले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी वाले भी इसी तरह लिख सकते हैं डी डब्ल्यू आर टू एक्स, जैसा कि आप लिखते भी होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, नीचे वाले का होल स्क्वायर आएगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी ई रेज टू द पावर एक्स कोस एक्स, इसका होल स्क्वायर। अब नीचे वाला ही एज इट इज आता है ई की पावर एक्स इंटू में कोस एक्स। अब ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आप यहाँ एक स्टेप और लिखना डी बाई डी एक्स करके, फिर इसको लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब इसको करेंगे हम सोल्व तो ये आएगा 2x प्लस 3, ठीक है, फिर माइनस लगता है फॉर्मूले का। अब ऊपर वाला एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, नीचे वाले का करो, नीचे वाले का जब करेंगे ये नीचे वाला, तो ई एक्स इंटू में कोस एक्स है, तो इसका करने के लिए हमें अलग से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो अलग से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें, ठीक है ना। ई की पावर एक्स कोस एक्स का, तो ई की पावर एक्स कोस एक्स का क्या होगा, यहाँ पे जगह कम है ना, तो हम इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कोस एक्स, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे करेंगे इसको, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स कोस एक्स इंटू में आएगा 2x प्लस के 3 माइनस ये आपका जो था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, ये वाला इसका अब लगाएंगे रूल, इसमें प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस सेकंड एज इट इज़ यानी कोस एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी ई की पावर एक्स, ठीक है हो गया। और अपॉन में आ जाएगा आपका ई रेज टू द पावर 2x और इंटू में आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिया, ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे ना आप। अब देखिए ई की पावर कोस एक्स यहाँ पे है और ई की पावर एक्स यहाँ पे है, चलो मैं एक बार आपको सही से लिख करके बता देता हूँ। ई की पावर एक्स कोस एक्स है यहाँ पर और इसके मल्टीप्लाई में है 2x प्लस के 3, ये ध्यान रखना ये अलग है, कोस एक्स अलग है, ये अलग है। फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई में इसमें करूँगा, फिर इसमें करूँगा, जब इसमें करूँगा तो ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स और मल्टीप्लाई में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। और इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस ई की पावर एक्स कोस एक्स ये वाला और इसमें मल्टीप्लाई होगी इसकी, तो इसके इंटू में आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और इसके अपॉन में आपके आ जाएगा ई रेज टू द पावर 2x इंटू में कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए
ई रेस टू द पावर कोस एक्स ये रहा और ई रेस टू द पावर कोस एक्स ये रहा, इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं। ई रेस टू द पावर एक्स कोस एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इधर तो ये बचा, और माइनस में इधर ये बचा, तो ये माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4, और प्लस में ये जू का तू रहेगा ई की पावर एक्स साइन एक्स, और इनटू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 4, ठीक है ना, और अपॉन में आ जाएगा आपका ई रेस टू द पावर 2x कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए लास्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ई की पावर कोस एक्स, ई की पावर एक्स कोस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, और इसके साथ -3x प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 4 प्लस 3 -1 ये बचा, और प्लस ई रेस टू द पावर एक्स साइन एक्स, और मल्टीप्लाई में आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और अपॉन में आपके आ जाएगा ई रेस टू द पावर 2x कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हो सकता है इन सोल्ड में ये आपका आंसर अलग आए, ठीक है ना, आप मुझे बताना आपका क्या है, मेरा तो ये है, मैंने इसको क्रॉस चेकिंग भी की थी, यही आया है, तो हो सकता है उसमें मिसप्रिंट हो, ठीक है ना बच्चों। आप अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका क्या आंसर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड के गया क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड का गया क्वेश्चन, ये कह रहा है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, इसको हमें हल करना है, ये अवकल समीकरण इसने दे दिए। देखो अगर हम इसको वेरिएबल सेपरेबल कर लें बहुत आसान हो जाएगा, एक्स वाले एक साइड वाई वाले एक साइड, अगर हो रहा है तो इजीली वही कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स इधर चला जाएगा, ई रेस टू द पावर एक्स साइन एक्स, और मल्टीप्लाई में डी एक्स, यानी हो गया वेरिएबल सेपरेबल, बस यहीं पे इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दो। तो डी वाई का डी वाई मतलब यहाँ पे 1 है, और 1 का जब हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो वाई आएगा इक्वल्स टू, इसमें प्रोडक्ट टूल लगेगा इंटीग्रेशन वाला, तो इंटीग्रेशन में आप इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो, आइलेट के हिसाब से है ना, इसको फर्स्ट मान लेते हैं इसको सेकंड मान लेते हैं, तो साइन एक्स एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब ई एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहेगा माइनस होल इंटीग्रेशन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा यानी कोस एक्स, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन वो दोबारा ई की पावर एक्स ही रहेगा इंटू में डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू ये आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस, अब दोबारा फिर यहाँ पे प्रोडक्ट टूल लगा दो, है ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कोस एक्स, और दोबारा ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन कोस एक्स का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के अंदर, ई की पावर साइन एक्स माइनस ये हो जाएगा ई की पावर एक्स कोस एक्स, है ना, और ये हो गया देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा आपका ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए बच्चों जहां से हम चले थे शुरू में, ये y बराबर हमारा क्या आया था, हमें ये देखना है कि e की पावर x साइन x जो था वो हमारा क्या था, यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा समाकलन ऑफ e की पावर x साइन x, हाँ जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये y आ जाएगा, और y इक्वल्स टू क्या होता है e की पावर x साइन x dx का समाकलन है। यहाँ पर एक स्टेप में भूल गया लिखना, देखिए जब मैं यहाँ से समाकलन करने चलूंगा मैं एक साइड का करता हूँ, इस साइड का करता हूँ सिर्फ, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, और ये वाली एज इट इज रखते हैं e की पावर x साइन x dx, ठीक है। फिर अगली लाइन से ये करना है हमें फिर इधर का भी, ठीक है। यहाँ से इजी क्या पड़ेगा, ये जो e की पावर एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन है यहाँ इसको हम y रख सकते हैं देख करके, ठीक है ना, इसको मैं इक्वेशन 1 बना लूँ और यहाँ पे y रख दूंगा, तो ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e की पावर एक्स साइन एक्स और माइनस e की पावर एक्स कोस एक्स, और माइनस इसको मैं y रख सकता हूँ, इस पूरी टर्म को मैं y रख सकता हूँ, तो ये हो गया y आपका, ठीक है ना। तो ये y इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2y, और इक्वल्स टू आ जाएगा e की पावर एक्स कॉमन, ये बना साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अच्छा यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया है तो कोई कांस्टेंट तो हमने लगाया नहीं, तो वो भी लगा लेते हैं ना, प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे भी लगा लेते हैं सी, तो ये क्या हो गया बस हमारा ये आंसर आ गया, ये 2 इधर पहुँचा दीजिए आप, y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स बाई 2 और साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस। अब देखो जैसे मुझे ये मालूम नहीं था किसी मुझे क्या लेना है, तो अब मेरे पास इधर 2 आ रहा था, और ये 2 जब मैं इधर लाऊंगा इसके भी अपोन में आएगा और सी के भी अपोन में आएगा, सी के अपोन में 2 आएगा तो सी बाई 2 एक अलग सा कांस्टेंट लगेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं पहले ही 2c ले लेते हैं, पहले ही 2c ले लेते हैं, और जब 2c के अपोन में 2 आएगा तो इससे 2 कट जाएगा, यानी 2 अपॉन 2 ऐसे आ जाएगा, ये सी कट जाएगा तो सी आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप सी ही ले लो और सी बाई 2 जो आएगा उसको नया कॉन्स्टेंट C1 नाम दे देना, कुछ भी कर सकते हैं आप बच्चों, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यह क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या जो 3 का अपूर्त्य है यानी 3 का गुणज है,
को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या जो सम है को एफ से निरूपित किया गया है। यानी दो घटनाएं इसने माना आपके पास दो घटनाएं हैं। पहली घटना ई है। ई घटना यह दर्शाती है कि पासे पर जो है 3 का गुणज आएगा, है ना। पासे पर 3 का गुणज आता है, 3 का गुणज आता है, ये कह दो आप। और एक दूसरी घटना उसने एफ मानी, वो कह रहा है कि पासे पर सम संख्या होती है, पासे पर सम संख्या प्राप्त होती है या आती है, कुछ ही लिख सकते हैं आप, सम संख्या प्राप्त होती है ना। अब देखिए दो इवेंट हो गए। अब ये क्या कह रहा है, क्या ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब स्वतंत्र घटनाएं तो आप तब प्रूफ करोगे ना जब आपको पता होगा कि स्वतंत्र घटनाएं की क्या कंडीशन है। तो मैं आपको बता दूं स्वतंत्र घटनाएं की जो कंडीशन है वो ये है कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू P ऑफ E प्रोडक्ट P ऑफ F। ये कंडीशन अगर वेरीफाई हो गई तो इसका मतलब ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है ना। ये क्या है, स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं कौन सी, ई और एफ, ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं की कंडीशन है ये। तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ ई निकालेंगे पहले, पी ऑफ एफ भी निकालेंगे, और ये पहली बात तो यही निकालते हैं। तो देखो ई में क्या क्या आएगा इवेंट, ई इवेंट के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे वो देखते हैं। तो उसने कहा है पासा हमने उछाला और 3 का गुणज आया। अब 3 के गुणज कौन कौन से हैं, 3 है और 6 हैं, बस 2 ही हैं। और एफ क्या होगा, उसने कहा सम संख्या आएगी। सम क्या है, 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। एक पासा क्या होता है, गीटा आपने देखा होगा लूडो खेलते वक्त, है ना। तो उसमें क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये होते हैं। तो उसने पहले में कहा था कि वो 3 का गुणज होना चाहिए, तो 3 और 6 3 के गुणज हैं। और एफ में उसने ये कहा था कि सम संख्या होनी चाहिए, तो सम संख्या 2 4 6 हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ भी देख लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन क्या है इसमें, ई और एफ में। तो ये कॉमन क्या है, सिर्फ इसमें मुझे तो 6 दिख रहा है, तो 6 ही है, ठीक है ना। अब हमें कुछ वैल्यूज निकालनी है पी ऑफ ई की। पी ऑफ ई की वैल्यू क्या होगी कि ई के अंदर, सॉरी, ई के अंदर कितने एलिमेंट है, ई के अंदर 2 एलिमेंट है, तो हमारे फेवर में 2 हुए, तो हमारे फेवर में 2 हो गए। और टोटल कितने हैं, जो एक टोटल कितने आ सकते हैं, मतलब टोटल आउटकम्स कितने हैं। फेवरेबल तो हमारे पास 2 हैं, लेकिन टोटल आउटकम्स कितने हैं, कुल पॉसिबल वेज कितने हैं। तो टोटल हमारे पास 6 हैं, क्योंकि 6 नंबर में से कोई सा भी आ सकता है, तो वो टोटल 6 हो गए। तो पी ऑफ ई क्या आ जाएगा आपके पास, 1/3। पी ऑफ एफ देखते हैं, पी ऑफ एफ क्या होगा, एफ के अंदर कितने एलिमेंट है, 3, टोटल कितने हैं 6, तो ये कितना हो जाएगा। अगर एक चीज़ यहाँ पे हम और लिख देते हैं, एस लिख देते हैं ना, एस के अंदर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। एस होता है सैंपल स्पेस, है ना, प्रतिदर्श समष्टि, है ना, प्रतिदर्श समष्टि एस होता है वो। तो ये टोटल होते हैं, टोटल नीचे आता है और ऊपर वो आता है जो फेवरेबल होता है, अपने अपने फेवर में कितने हैं आउटकम्स, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1/2। अब पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में देखते हैं कितना है। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में है हमारे पास एक एलिमेंट, तो हमारे फेवर में तो एक ही है, टोटल कितने हैं 6, तो ये आ गया 1/6। अब देखिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ तो 1/6 आ गया, क्या इसके इक्वल पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। पी ऑफ ई की वैल्यू है आपके पास 1/3, पी ऑफ एफ की वैल्यू है आपके पास 1/2, जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/6 आ जाएगा, और 1/6 ही पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ आ गया, है ना, यानी ये कंडीशन वेरीफाई हो गई। हेंस अतः ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, ई और एफ क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, घटनाएं हैं, ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है अवकलन कीजिए y बराबर कोस एक्स की पावर साइन एक्स। तो देखिए बच्चों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, y बराबर कोस एक्स की पावर साइन एक्स, लोग लेकर के इजीली ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। 4k y बराबर कोस एक्स होल पावर साइन एक्स। बहुत इसके जैसे बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, पीछे भी लास्ट ईयर में भी बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है ना। तो आप इसके जैसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। एक तो ये, और इसमें वो क्या करता है, एक आधी टर्म और जोड़ देता है प्लस करके, साइन एक्स की पावर कोस एक्स कर देगा, या एक्स की पावर एक्स कर देगा, या एक्स की पावर 10x कर देगा, है ना, इसी के साथ ही। तो वहाँ आप u और v मान करके करना, हो सकता है आगे आ जाए, मैं उसको भी करा दूंगा, लेकिन मैंने लास्ट ईयर में करा रखे हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं ऐसे। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लिख देना आप दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा log, ये हो जाएगा cos x होल पावर sin x, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका log y, और ये हो जाएगा, ये sin x आगे आ जाएगा, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर्टी है log की, कि अगर log m की पावर n होता है तो हम उसको लिख सकते हैं n log m, है ना। तो ये आ जाएगा आगे, ये हो जाएगा sin x log cos x, log
कोस एक्स, ठीक है ना। बस यहाँ से अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, DWR2x डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। log y का अवकलन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले आएगा 1/y और y का करेंगे तो हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स, दूसरे का करेंगे log cos x का हो जाएगा 1/cos x, पहले तो log का किया 1/cos x आ गया, फिर cos x का करेंगे माइनस साइन x आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर प्लस लगाओ, सेकंड का हो गया, सेकंड को एज इट इज लिख दो log cos x। अब फर्स्ट का करो, फर्स्ट क्या है साइन x, साइन x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, माइनस भी है ना तो माइनस बाहर लगा देते हैं, और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हो जाएगा आपका टेन एक्स, ठीक है, प्लस ये वाला कोस एक्स मैं बाहर लिख देता हूँ कोस एक्स, और ये हो जाएगा लॉग कोस एक्स, क्योंकि यहाँ पे ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये कोस एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वायर कर देते हैं हम जल्दी जल्दी में, है ना, तो ऐसा नहीं है, ये अलग टर्म है ये अलग टर्म है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको पहले लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब ये y जो है इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई में ले आते हैं इधर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में ले आते हैं यहाँ, तो ये पूरे के मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ, बस इस y की वैल्यू रख दो और आपका आंसर तैयार है। तो dy/dx इक्वल्स टू, ये y की वैल्यू क्या थी, ये रही कोस एक्स होल रेज टू द पावर साइन एक्स, और ब्रैकेट में ये आपका माइनस के साइन एक्स टेन एक्स, माइनस के साइन एक्स टेन एक्स, और प्लस में कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई लॉग कोस एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी लीप वर्ष यानी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, अगर आपको पता हो तो वर्ष जो होते हैं, हमारा जो साल होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो सामान्य वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। ये लीप वर्ष जो है ये 4 साल में एक बार आता है, ठीक है ना, इसमें 366 दिन होते हैं, 366 दिन, ये लीप वर्ष 4 साल में एक ही बार आता है, ऐसा साल जिसमें जो है आपका लीप वर्ष होता है जिसमें आपके 366 दिन होते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है, यानी कितनी बार 53 होगा। देखिए अब रविवार यानी एक हफ्ते में आता है, यानी एक सप्ताह में एक बार आता है, यानी 7 दिन में एक बार आता है ना। तो अगर हम मोटा मोटा इसको ये देखें कि आपका 566 दिन में 366 दिन में कितनी बार ये सप्ताह आएगा। अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 से डिवाइड करने के बाद मैं इसको पाऊंगा कि ये 7 पंजे 35 चला, और ये कितना बचा 1, अब ये नीचे आ जाएगा, और ये 7 दूनी 14 चला, और ये बचेगा 2, यानी आपके पास 52 सप्ताह पूरे हो जाएंगे और 2 फिर भी बचेगा, यानी 52 रविवार तो आ जाएंगे, है ना, 52 रविवार तो आ जाएंगे। अब 52 रविवार होने के बाद ये 2 दिन, ये नहीं पता ये 2 दिन कौन से 2 दिन है, ये सोमवार मंगलवार हैं या मंगलवार बुधवार हैं या बुधवार बृहस्पतिवार हैं या बृहस्पतिवार शनिवार हैं या शनिवार रविवार हैं या रविवार सोमवार हैं, है ना। अब उसके हिसाब से हमें लेना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, हम जानते हैं कि, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, हम जानते हैं कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है ना। तब अब इन 366 दिन में अगर हम देखें 52 तो सप्ताह हो जाएंगे, 7 गुना 52 है ना, 7 गुना 52 तो सप्ताह हो गए। अब ये मैं टोटल दिखा रहा हूँ, दिन बन गए ना, 52 सप्ताह और एक सप्ताह में 7 दिन, तो ये टोटल दिन हो गए। अभी अभी 2 इसकी कमी है, 2 की कमी है, तो ये 2 अब जुड़ करके पूरे हो जाएंगे। अब ये जो 2 दिन है एक्स्ट्रा वाले, इनकी क्या पॉसिबिलिटी है, ये क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। ये तो 52 आपके सप्ताह हैं, है ना, ये तो आपके सप्ताह हैं। अब इन सप्ताह के साथ जब 7 की गुना हो जाएगी ये भी दिन बन जाएंगे, और ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा निकल रहे हमें तो इनका देखना है, क्योंकि हमें 53 रविवार करने हैं। 52 रविवार तो चलो आ जाएंगे, अब 52 रविवार होने के बाद ये नहीं पता ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए ये 2 दिन आपके ये भी हो सकते हैं, यहाँ आपको ये लिख लीजिए आप, अब इन 2 दिनों में, ये दिन है आपके, इन 2 दिनों में रविवार होने के कुल संभव तरीके, देखिए इसमें ये आपका संडे मंडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, और थर्सडे के साथ फ्राइडे भी हो सकता है, या फ्राइडे के साथ सैटरडे भी हो सकता है, और सैटरडे के साथ संडे भी हो सकता है। हमें 2 संडे लेने हैं और, है ना, मतलब
हमारे पास ऐसा क्या हो जाए कि हमारे पास 53 रविवार हों। अब इन 2 दिनों में हमारी जो प्रायिकता बनेगी वो सिर्फ इन 2 दिनों से ही बनेगी। 52 सप्ताह तो हो रहे हैं, हमें तो 53 करने हैं। अब हमारे फेवर में 53 बनने के कितने चांस हैं, अब ये देखने हैं हमें, ये देखना है हमें ना। तो हमारे पास देखिए टोटल पोजीशन कितनी है। अतः अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी हमारी, अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता देखिए देखिए हमारे पास ये 2 दिन है। अब इन 2 दिन पे हमारी जो है प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी। अब इन 2 दिनों में हमारे फेवर में कौन है, एक तो ये है संडे मंडे, क्योंकि इसमें भी एक संडे आ रहा है, और एक ये है इसमें भी एक सैटरडे एक संडे, यानी संडे इसमें भी आ रहा है इन 2 दिनों में। तो हमारे फेवर में तो यही 2 पार्ट है, हमारे फेवर में 2 हैं, और अपोन में टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने हैं 7, है ना। तो समझ में आया। तो इन 2 दिनों से, अगर इन 2 दिनों में संडे जो होगा वही हमारी प्रोबेबिलिटी को यानी प्रायिकता को निर्धारित करेगा कि 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। तो इन 2 दिनों से ही पता चलेगा वो। तो अब इन 2 दिनों में रविवार होने की प्रायिकता ही हमें निकालनी है। तो इन 2 दिनों में रविवार होने की प्रायिकता हमने निकाल दी। अब ये होने थे 7 दिन, 7 दिन में मतलब 7 टाइप के हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे। तो इन 7 में से इन 2 में ही हमारे फेवर में संडे आ रहा है, तो हमने क्या किया, 2 हमारे फेवर में है, 7 टोटल है, तो 2/7 आपकी क्या हो जाएगी, अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है, गया क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतने से जाने वाली सदिश इतने के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अब आप क्या कीजिए, इनको सदिश मान लीजिए, माना जिससे वो होकर जा रही है उसका स्थिति सदिश, माना बिंदु ए से जाने वाली, बिंदु ए क्या है आपका 5 2 -4, इसका हम स्थिति सदिश ले लेते हैं, है ना, स्थिति सदिश। इसका स्थिति सदिश आपके पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर मान लिया हमने, तो आएगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। इनकी मल्टीप्लाई कर दो i j k में और डायरेक्ट लिख दो। ठीक है। दूसरा, जिससे वो होके जा रहा है, सॉरी जिस सदिश के समांतर है उसको आप b मान लो, तथा उसको हम b मान लेते हैं। वो क्या है आपका 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है। तब रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा, बहुत आसान है। तब रेखा का सदिश समीकरण, तब रेखा का सदिश समीकरण वेक्टर आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ए वेक्टर आपके पास क्या है, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और इसके साथ प्लस लगा के लैम्डा, और बी वेक्टर आपके पास क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है ना, यह आपका हो गया सदिश समीकरण। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन देखिए, ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर सारी क्वेश्चन आसान बता रहे हैं, तो बच्चों ये है ही आसान क्वेश्चन। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की होगी तो आपको भी ऐसा ही लगेगा, यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, तो बस आप दिल लगा करके मेहनत कीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैं भी आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है ना, देखिए इसका मान हमें निकालना है, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, है ना। तो ए की जब बी में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्रॉस बी आएगा, फिर ये वाला प्लस, अब ए की सी के साथ मल्टीप्लाई करो, ए क्रॉस सी आ गया, फिर प्लस बी की सी में करेंगे तो बी क्रॉस सी आ गया, और फिर प्लस प्लस प्लस, और बी की ए में करेंगे तो बी क्रॉस ए आ गया। ठीक है, ऐसे ही सी की ए में करेंगे, सी की बी में भी करेंगे, सी क्रॉस ए आ जाएगा और प्लस सी क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी भी है और बी क्रॉस ए भी है, तो इस बी क्रॉस ए को मैं माइनस ए क्रॉस बी लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, अभी लिख लेते हैं, ये ए क्रॉस सी और ये बी क्रॉस सी, तीन तो हमने ये लिख लिए। अब ये जो बी क्रॉस ए है इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के ए क्रॉस बी। जो सी क्रॉस ए है इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के ए क्रॉस सी, और जो सी क्रॉस बी है इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के ए क्रॉस, सॉरी बी क्रॉस सी। यानी इनकी दिशा उलट देते हैं तो ये प्लस माइनस इनका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है ना। अब तो ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी खत्म हो गया, ए क्रॉस सी से ए क्रॉस सी खत्म हो गया, और बी क्रॉस सी से बी क्रॉस सी खत्म हो गया, तो इसका ओवरऑल क्या मान आ गया, इसका मान आ गया 0। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 5वें का क्या पार्ट। ये कह रहा है आपको कि यदि आपके पास कोई ए सेट है 1 2 3 4 5 और एक सेट बी है 1 4 5। ये कह रहा है ए से बी में संबंध आर छोटा है
हो तो, यानी एक संबंध है आर जो कि दर्शाता है कि छोटा है, तो आर से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो हमें ए से बी में एक संबंध बनाना है, तो बस ए से बी में एक संबंध लिख दो, ए से बी में एक संबंध। अब ए से बी में एक संबंध अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ तो देखिए वो क्या होगा, मैं इसको R1 नाम दे देता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखो इसने कहा है छोटा है, यानी ए से बी में हम जा रहे हैं, इस वाले सेट से इसमें हम जा रहे हैं, तो यानी इसका एलिमेंट इससे छोटा होना चाहिए। अगर इसका एलिमेंट ए है और इसका एलिमेंट बी है तो ए छोटा है बी से, ऐसा होना चाहिए। तो जब हम इसके एलिमेंट उठाएंगे, अब वो एलिमेंट उठाएंगे जो इसके एलिमेंट से छोटे हों, और सबके साथ देखिए मान लीजिए मैंने इधर से 1 उठाया, तो 1 इधर के किस से छोटा है, 1 से तो छोटा है नहीं, तो जो इधर का 1 है वो इस 4 से छोटा है, और इधर वाला 1 इधर के 5 से भी छोटा है, ठीक है। अब इधर का 2 उठा लो आप, इधर का 2, अब इधर का 2 किस किस से छोटा है वो लिख दो इधर वालों से, तो ये 2 जो है ये 4 से भी छोटा है और 5 से भी छोटा है, तो 2 4 से भी छोटा है, 2 5 से भी छोटा है, ठीक है। ऐसे ही ये 3 किस से छोटा है, ये 3 4 से भी और 3 5 से भी, और ये 4 सिर्फ 5 से छोटा है, और 5 तो किसी से भी छोटा नहीं है, ठीक है ना। तो बस ये आपका आ जाएगा एक सेट, क्रमित युग्मों का सेट आ जाएगा, ठीक है, क्रमित युग्मों का समुच्चय। दूसरा इसने कहा है कि बी से ए तक संबंध को परिभाषित कीजिए, यानी बी से ए तक भी आपको संबंध लिखना है। तो अगर मैं बी से ए में संबंध लिखूं, बी से ए में संबंध, तो वो क्या होगा, उसे भी इसी तरीके से बनाएंगे, है ना। अब की बार क्या करना है, बी के एलिमेंट छोटे होंगे ए के एलिमेंट से, ठीक है, बी के एलिमेंट छोटे होंगे ए के एलिमेंट से, तो इसको मैं R2 नाम दे देता हूँ। अब बी के एलिमेंट 1 जो है वो इसके किस एलिमेंट से छोटा है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, सबसे है, तो एक 2 से भी छोटा है, एक 3 से भी छोटा है, एक 4 से भी छोटा है, और एक 5 से भी छोटा है, इसके 2 3 4 5 से छोटा है। अब ये 4 किन किन से छोटा है, 4 सिर्फ 5 से छोटा है और किसी से नहीं है। अब ये 5 तो इनमें से किसी से भी छोटा नहीं है, तो बस आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक आंसर आपका ये है, एक ये है, और ये आपका टोटल आंसर हो जाएगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन इसने ऐसे कैसे दे दिया, है ना। अब देखिए बताइए, आप खुद बताइए कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई बड़ा सा क्वेश्चन हो तो बात बने 5 नंबर में, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, खैर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आपके पास ये अवयव है और सारणी समीकरण जो है इसको संतुष्ट करता है। तो आपका ये जो ए है ये इसने दे रखा है 0 to y z, इसके साथ x y माइनस जेड और x माइनस वाई और z। अब इसमें हमें जरूरत पड़ेगी ए डैश की भी, तो हम ए डैश फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। ए डैश क्या आएगा, जो इसकी रो है उसको कॉलम बना दीजिए, 0 to y और z, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए एक्स वाई माइनस जेड, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दीजिए एक्स माइनस वाई और जेड, ठीक है, ये ए डैश आ गया। अब उसने ये दिया है ए डैश, इसको वो संतुष्ट कर रहा है ना, ए डैश बराबर आई, ये दिया है, इसको संतुष्ट कर रहा हो। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ये जो है आपकी मैट्रिक्स रख देते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सॉरी ए डैश ए है ना, ए डैश पहले है ए बाद में है, तो ए डैश की वैल्यू रख देते हैं 0 x और x, 2y y माइनस वाई, z माइनस जेड और z, ये आपके पास आ गया। और इसके साथ a है, a हमारे पास क्या है 0 x x, 2y y माइनस वाई, z माइनस जेड और z, और ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तत्समकाव्य है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0 इंटू 0 0 एक्स एक्स इंटू, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और प्लस में ये भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, पहले एलिमेंट बन गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पहला 0 आ गया, फिर एक्स की वाई में करेंगे तो प्लस के एक्स वाई, और एक्स की वाई में करेंगे तो माइनस के एक्स वाई। अब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करो, पहला 0 हो गया, फिर एक्स जेड हो गया माइनस के और प्लस के एक्स जेड हो गया, माइनस के एक्स जेड और प्लस के एक्स जेड, तो 0 हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, ये 0 हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ये माइनस के वाई एक्स हो गया, तो डायरेक्ट लिख दूँ बस, ये 0 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, ये 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर हो गया, 4 वाई स्क्वायर, और इसके साथ प्लस के वाई स्क्वायर, और ये भी प्लस के वाई स्क्वायर, तो ये कितने हो गए वाई स्क्वायर, ये भी प्लस के वाई स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, यानी ये हो गया 2yz, फिर y की इसमें मल्टीप्लाई होगी माइनस के वाई जेड, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी माइनस के वाई जेड, है ना। कैसे हो रही मल्टीप्लाई, इस रो की इस कॉलम में कर रहे हैं ना, बारी बारी एलिमेंट की, पहले एलिमेंट की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की।
अब ऐसे ही इस रो की पहले इसमें करेंगे ये एलिमेंट बनेगा, फिर इसकी इसमें करेंगे ये एलिमेंट बनेगा, फिर इसकी इसमें करेंगे ये एलिमेंट बनेगा। तो जेड की जीरो में करेंगे तो जीरो, फिर माइनस जेड की एक्स में करेंगे माइनस जेड एक्स, और प्लस जेड की एक्स में करेंगे प्लस जेड एक्स, यानी ये भी जीरो हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे जेड की इसमें करेंगे तो 2yz आ जाएगा, 2yz माइनस के जेड वाई और माइनस के जेड वाई माइनस के 2zy। फिर इसकी गुना ऐसे करते हैं, जेड की जेड में करेंगे तो जेड स्क्वायर आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर आएगा, फिर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, यानी 3 बार आ जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये हो गया 2x स्क्वायर, और ये ज़ीरो हो गया, और ये भी ज़ीरो हो गया, और ये तो ज़ीरो है ही। 4 5 6, ये 6y स्क्वायर हो गए, ये माइनस के 2yz और प्लस के 2yz, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, 2zy और 2zy ज़ीरो, और ये 3z स्क्वायर हो गए, और इक्वल्स टू आ गया आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग यानी तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो आपका पहला एलिमेंट ये इसके बराबर होगा, तो यानी 2x स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 1 आएगा, और 6y स्क्वायर इक्वल्स टू भी 1 आएगा, और 3z स्क्वायर इक्वल्स टू भी 1 आएगा, 3z इक्वल्स टू 1। ठीक है, संगत अवयव की तुलना करेंगे, ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6, सॉरी 1/6, और y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√6। ऐसे ही आ जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, और z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3। तो एक्स वाई जेड आपको तीनों की वैल्यू मिल गई। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। अब देखिए ये गया क्वेश्चन जो है आपका, जैसे कि मैंने अभी पीछे पीछे कराया है ना, वो था कोस एक्स की पावर साइन एक्स। आपको ये सेम करना है। मैं इसको हल्का सा बता देता हूँ, मैं इसको पूरा नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, पीछे भी आए हुए हैं। आप अनसोल्ड को चेक करना, 2023 में भी आए हुए हैं, तो मैंने वहाँ भी करा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो देख लेना, ये समझ में आ जाएंगे आपके। बस मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, है ना। ये एक्स की पावर एक्स है, और ये कोस एक्स की पावर 10x है। इसमें आप डायरेक्ट नहीं लोग लेना, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लोगे। डायरेक्ट जब ये बीच में प्लस है तो इसको डायरेक्ट लोग नहीं ले सकते आप। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आप ऐसे मान लेना कि माना ये y बराबर u प्लस के v है। ठीक है, तो u बराबर ये हो जाएगा, v बराबर ये हो जाएगा। अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करो x की रेस्पेक्ट में, तो ये dy बाई डी एक्स आएगा, ये du बाई डी एक्स आएगा, और ये प्लस में dv बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, इसको 1 बना लेना। अब यहाँ से आपको एक u बराबर मिलेगा आपको क्या, x रेज टू द पावर x, और v बराबर मिलेगा आपको क्या, कोस x रेज टू द पावर 10x। अब यहां से इन क्वेश्चन को ऐसे करना जैसे हमने पीछे का क्वेश्चन किया था फोर्थ का के, है ना, फोर्थ का के किया था ना हमने, सेम ऐसे ही, बस ऐसे ही चलाना है। दोनों तरफ लोग लोगे और उसको सॉल्व करोगे, फिर यहां से आपका डी यू बाई डी एक्स मिलेगा। यहां से क्या मिलेगा, डी यू बाई डी एक्स, और यहां से आपको मिलेगा डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये दोनों वैल्यू मिलेंगी आपको। अब ये दोनों वैल्यू उठा करके आप इसमें रख देना, और एकदम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आपको मैं आंसर भी बता देता हूँ। इसका आंसर ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जब आप ये दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ रख दोगे तो आपका आ जाएगा कोस एक्स रेज टू द पावर 10x, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कोस एक्स, और माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ये तो हुआ इसका डी यू अपॉन डी एक्स का इतना, फिर बीच में प्लस है ये वाला। अब डी वी अपॉन डी एक्स का क्या आएगा, एक्स रेज टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। यह क्वेश्चन से हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, यह क्वेश्चन आपका ये कहता है कि निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल्स टू एक्स प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यानी इसका हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है, इसको हम उद्देश्य फलन कहते हैं, ठीक है ना। और ये असमिकाएं उसने दे रखी हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, उद्देश्य फलन लिख देंगे कि दिया है उद्देश्य फलन, ठीक है ना। उद्देश्य फलन z बराबर एक्स प्लस 3y, और जो असमिकाएं दे रखी है इसने इनइक्वलिटीज, उनको भी लिख दीजिए, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए दी गई असमिकाएं, दी गई असमिकाएं ये हैं आपकी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, और 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको समीकरण रूप में लिखना है, ठीक है ना। इन समीकरणों को समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर
क्योंकि आप इनको असमीका के रूप में ही ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर हमें इनका हल निकालना है तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें इनको समीकरण रूप में लिखना पड़ेगा। समीकरण रूप में लिखने पर अब बस ये जो इनइक्वलिटी के साइन है इनको हटाकर आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दीजिए बस। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15 और x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। ये दो इक्वेशन है लेकिन इनकी जरूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं, बस इनसे एक चीज़ होगी जो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल हमें दो इक्वेशन की ज़्यादा जरूरत है। देखिए ये इक्वेशन देखते हैं, इनको ड्रॉ करते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करना हमने 11th क्लास में भी सीखा था, लेकिन यहाँ 12th क्लास में भी आपने वहीं का कुछ काम आएगा आपको, ठीक है ना। तो हम देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से चलिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू मिलेगी, y इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू मिलेगी। आप पॉइंट निकाल लीजिए 2 3, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा हमको, 8 मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें एक पॉइंट मिलेगा 0,8, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 8, ठीक है। इसी तरीके से y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखी हमने तो x की वैल्यू 8 मिली है मैंने, तो x इक्वल्स टू हमें 8 मिला। तो यहाँ से हमारे पास क्या पॉइंट आया, एक दूसरा पॉइंट b आया, इसको हमने कह दिया कि ये 8,0 है, ठीक है ना। ये तो हो गया समीकरण 1 का। अब इसी तरीके से आप समीकरण 2 से निकाल दीजिए 2 पॉइंट। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा, ये हो जाएगा आपका इसी तरीके से x इक्वल्स टू 0 जब आप रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और 5 इसके अपोन में जाएगा तो 5 दिया 15 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका y की वैल्यू 3। यहाँ से एक पॉइंट मिलेगा आपको, सी पॉइंट मिलेगा और इसको सी नाम दे दो, ये 0 3 होगा। अब दूसरा, इसमें y की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 अपोन में जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिलेगा डी, मान लो इसको, ये मिलेगा 5,0। अब हमें 4 पॉइंट मिलेंगे। समीकरण 1 से 2 पॉइंट हैं और समीकरण 2 से 2 पॉइंट हैं, इससे 2 पॉइंट है और इससे भी 2 पॉइंट है। अब इन दो पॉइंट को हमें मिलाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस रीजन को बना लेंगे। सबसे पहले हम एक्सिस खींचते हैं अपनी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप इसको स्केल से खींचेंगे, ठीक है ना। हो सकता है आपको ग्राफ भी मिले बोर्ड में, वैसे तो मिलता है बोर्ड में ग्राफ पेपर। अगर ग्राफ पेपर नहीं मिला तो आप अपनी जो आंसर कॉपी है उसी में इसको बना सकते हैं स्केल से, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ए और बी पॉइंट हम देख लेते हैं कहाँ हैं। तो हमारे पास 3 भी है, 5 है और 8 है, तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 ही ले लेते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 पॉइंट हमने ले लिए। अब सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को ढूंढना है। 0 8 हमारे पास ये रहा ए पॉइंट 0 8, बी पॉइंट हमारे पास ये रहा 8 0, बी पॉइंट 8 0। सबसे पहले हमें इन्हीं को मिलाना है, ठीक है ना। जब हम इनको मिला देंगे तो हमारी ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास अभी फ़िलहाल स्केल अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे खींच देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास, हम यहाँ लिख देते हैं कि ये समीकरण 1 है ताकि हम पहचान सकें इसको। दूसरी हमारे पास जो दूसरी समीकरण से जो हमारे पास पॉइंट थे 0 3 और 5 0, तो ये ढूंढ लीजिए। 0 3 कहाँ होगा, 1 2 3, 0 3 ये रहा आपका, x 0 y 3, इस एक्सिस पे x 0 रहता है इसलिए 0 3 यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमारा सी पॉइंट है 0,3। और इसी तरीके से 5 0 डी, इसमें y 0 है वो x एक्सिस पे मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपका डी पॉइंट है, डी पॉइंट है आपका 5,0। अब इन दोनों को आप मिला दीजिए, ठीक है ना। इन दोनों को आप मिला दीजिए बस, ज़्यादा आगे ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पहले ही क्वाड्रेंट में सब कुछ करना है। क्योंकि देखिए ये जो था हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, इसी क्वाड्रेंट में तो होते हैं ना पॉजिटिव दोनों, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। ये रहा देखो, ये x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो हमें इसी में रहना है, इसी में हमारा हल निकलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे, अब हमें ये देखना है कि हमारा रीजन कौन सा है, किस रीजन में हमारा जो है हल क्षेत्र है, सुसंगत क्षेत्र है ना। या तो ये वाला होगा, ये वाला, या ये वाला होगा, या फिर ये बाहर वाला होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी असमिकाएँ हैं, ये जो हमारी असमिकाएँ हैं इनमें हम 0 0 रख के देखते हैं, मूल बिंदु रख के देखते हैं, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर। आप मूल बिंदु के अलावा भी कोई और सा पॉइंट भी उठा सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, मूल बिंदु पर देखते हैं, मूल बिंदु पर। जब हम इसमें x की 0 y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 8। तो मुझे बताइए ये बात सत्य है या असत्य है। 0 8 से छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है, सत्य है। तो हमने पहली इक्वेशन में रखा था, तो पहली इक्वेशन की लाइन ये वाली है, तो यानी इस लाइन से इस बिंदु की ओर, मूल बिंदु कहाँ है, यही तो है 0 0। आप जो भी पॉइंट उठाएंगे 0 0 ना उठाएं, कोई और सा पॉइंट उठा लें,
और अगर ये बात सत्य आती है तो उस लाइन से उस पॉइंट की ओर ही जो है आपका शेड होगा, ठीक है ना। तो इस लाइन से इस पॉइंट की ओर ही शेड होगा, तो यानी अभी मैं निशान लगा देता हूँ, इस लाइन से नीचे की ओर शेड होगा, है ना, नीचे की ओर शेड होगा। अब इस लाइन का देखते हैं, सेकंड लाइन का। सेकंड लाइन में जब हम क्या करते हैं, दूसरी असमिका में 0 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो ये 0 हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो 0 15 से तो बड़ा है ये बता रहा है, जबकि वो तो छोटा होता है, तो ये बात असत्य आ गई, उसकी गलत आ गई ये बात, है ना। अगर ये बात गलत है तो इसका मतलब इस लाइन से मूल बिंदु की ओर ड्रॉ नहीं होगा, मूल बिंदु से दूसरी साइड ड्रॉ होगा, तो यानी इसका ऊपर की साइड शेड होगा, ठीक है ना। तो हमारा जो रीजन आएगा वो ये वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला। इसको हम हल क्षेत्र भी कहते हैं और सुसंगत क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है ना। रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए आप, कितने हमारे पास कॉर्नर पॉइंट बने, कोणीय बिंदु कितने बने, कोने वाले। तो एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा और एक कोना ये रहा, 4 पॉइंट मिले। इन चारों पॉइंट पे आपको एक टेबल बना लेनी है और उस पर जेड का मान देख लेना है, ठीक है ना। तो बस आप क्या कीजिए, एक टेबल बना लीजिए ऐसे, यहाँ पे लिखिए कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। कोने बिंदु आपके कौन कौन से हैं, सबसे पहले ए लिख लीजिए 0,8, फिर बी लिख लीजिए 8,0, फिर सी लिख लीजिए 0,3, फिर डी लिख लीजिए 5,0। चारों पॉइंट को कोने बिंदु हैं, तो बस ये हमने ले लिए। अब हमें क्या करना है, हमें जेड का मान देखना है क्या आएगा। जेड हमारे पास क्या है, जेड हमारे पास है एक्स प्लस के 3y, तो हम ले लेते हैं एक्स प्लस के 3y। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, यहाँ रखो, x की वैल्यू 0 0 हो गई, y की वैल्यू 8 रखेंगे, 8 की 24 हो जाएगा, तो a की वैल्यू z की वैल्यू 24 आ गई। अब b पॉइंट पे देखते हैं, x की वैल्यू 8 रखो, y की वैल्यू 0 रखो, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बस 8 बचेगा, ये 8 आ गया। x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 3 रखो, तो 3 3 9 आ गया बस। और x की वैल्यू 5 रखो, y की वैल्यू 0 रखो, तो ये 5 आ गया। अब उसने कहा था कि इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है हमें। अब इनमें न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम तो ये है ना। इसका मतलब हमारा न्यूनतम मान जेड का ये आ जाएगा, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब हम क्या लिखेंगे, अतः बिंदु 5 0 पर जेड का न्यूनतम मान, जेड का न्यूनतम मान क्या है, 5 है, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रेखाओं इतने और इतने के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों एक बात आपको मैं बताऊं, जैसा क्वेश्चन हम अभी करके आए, ये क्वेश्चन और जो क्वेश्चन ये वाला है, इन दोनों के जैसा एक एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा आपके। वो चाहे 5 नंबर में आए चाहे 8 नंबर में आए, वो आप खुद देख लेना। लेकिन मैं 100% कहता हूं कि एक एक क्वेश्चन ऐसा आपके पेपर में आना है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को आप बिल्कुल जहनशीन कर लो, अपने जहन में बिल्कुल बिठा लो इस बात को। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ये क्वेश्चन हो रहे हैं, ये भी और ये भी, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही है ना। अगर 5 5 के भी आ गए तो 10 नंबर तो पक्के हैं तुम्हारे। तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं हर हाल में, ठीक है ना। और बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे कि मैं अभी ये करके आया और अभी ये करेंगे, देखो ये भी बहुत आसान है। सबसे शुरू में हम क्या करेंगे, पहले तो लिख देते हैं दी गई रेखाएं, जो उसने रेखाएं दे रखी है। दी गई रेखाएं, रेखाएं क्या दे रखी है उसने, रेखाएं दे रखी है आपकी वेक्टर आर इक्वल्स टू आई कैप जे कैप प्लस लेमडा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। फिर दूसरी रेखा दी है उसने, और 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है, ठीक है ना। हमने दोनों रेखाएं लिख दी, इसको 1 मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। अब हम यहाँ कहेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना, या रेखा 1 व 2, रेखा लिखना, रेखा रेखा 1 व 2 की तुलना किससे करने पर, आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और आर वेक्टर बराबर a2 प्लस म्यू b2। यहाँ पे लैम्डा है तो यहाँ पे लैम्डा ही लेना है, यहाँ पे म्यू है तो यहाँ पे म्यू ही लेना है। ये एक अचर राशि है, कांस्टेंट है, जिस तरह 2 3 4 कोई कांस्टेंट होता है ना, ऐसा कोई कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ आप वही लेना जो आपके क्वेश्चन में हो। अगर यहाँ s है तो यहाँ पे s ही लेना, यहाँ पे t है तो यहाँ पे t ही लेना, ठीक है। तो इनसे तुलना करने पर, की तुलना इनसे से करने पर
तो देखिए हमारे पास क्या होगा, A1 आर वेक्टर इक्वल्स टू ये पूरा A1 है प्लस ये लैम्डा के साथ B1 है, तो ये पूरा A1 आ गया। तो A1 की वैल्यू क्या हुई, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। इसी तरीके से A2 आपके पास क्या आया, A2 ये होगा यहाँ से, और यहाँ से ये B1 था, A1 लैम्डा B1, A1 प्लस लैम्डा B1, तो A1 प्लस लैम्डा ये B1 है ब्रैकेट वाला, तो हम इसको B1 को भी लिख देते हैं 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और A2 क्या होगा, ये वाला A2 प्लस म्यू B2, तो ये A2 है पूरा, ये हो जाएगा आपका 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसके साथ म्यू के साथ जो B2 है वो B2 लिख देंगे, B2 इक्वल्स टू 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। आपके पास A1 A2 आ गया, B1 B2 आ गया। अब हमें इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, देखिए मैं फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमें उसमें जरूरत क्या क्या पड़ेगी। तो हम पहले A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब A2 में से A1 घटाना है, तो A2 आपका ये रहा, A1 आपका ये रहा, घटाओ। 2 आई कैप में से आई कैप घटाएंगे तो आई कैप बचेगा, फिर जे कैप में से जे कैप घटाएंगे, 0 जे कैप बचेगा, 0 बच गया, और माइनस के कैप में से कुछ भी नहीं घटाना, तो माइनस के कैप एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको B2 में से B1 नहीं घटाना, B1 क्रॉस B2 निकालना है, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 आपका निकलेगा ये पहले आप लिख देते हैं ना, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको इसके साथ, 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप और प्लस के 2 के कैप इसके साथ। अब ये कैसे निकलेगा, ये निकलता है सारणिक मेथड से, यानी आप आई कैप लगाएंगे, फिर जे कैप लगाएंगे, फिर के कैप लगाएंगे पहली रो में, फिर दूसरी रो में B1 के सारे जितने भी आपके द्विक अनुपात हैं वो लिख देंगे, मतलब आई के इंटू में, जे के इंटू में और के मल्टीप्लाई में जितने भी हैं। जैसे आई के इंटू में 2 है तो 2 यहाँ लिख दो, जे के इंटू में -1 है तो -1 यहाँ लिख दो, के इंटू में क्या है 1 तो 1 यहाँ पे लिख दो। ऐसे ही थर्ड रो में आपको B2 के लिखने हैं, 3 -5 और 2, तो ये 3 -5 और 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप, सबसे पहले इस रो के सापेक्ष इसका प्रसार कर दो, आई कैप ये गया, इसकी रो गई, इसका गोलम गया, इसकी गुना इसमें 2 एकम 2 -2 और माइनस माइनस प्लस के 5, तो ये आ जाएगा -2 प्लस के 5, ठीक है। फिर माइनस के जे कैप लगाएंगे, इसकी रो गई, इसका गोलम गया, 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3, तो 4 माइनस 3, फिर प्लस के कैप आएगा, के कैप की कॉलम और रो गई, तो -5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, ठीक है ना। 5 में से 2 गए 3 बचे, 3 आई कैप, और 4 में से 3 गया 1 जे कैप 1 जे कैप, और -10 प्लस 3 माइनस के 7 -7 के कैप, तो ये आ गया आपका B1 क्रॉस B2, ठीक है। अब आपको इसका सारणिक का इस B1 क्रॉस B2 का आपको इसका क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। परिमाण कैसे निकलता है, अंडर रूट जो आई के मल्टीप्लाई में है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जो जे के मल्टीप्लाई में है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जो के मल्टीप्लाई में है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अगर ये ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 7 7 जा 49, तो ये कितने हो गए 59 अंडर रूट में, ठीक है ना। तो इसका परिमाण भी आ गया। अब मैं आपको न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है ना। अब हम कहेंगे रेखा 1 व रेखा 2 के बीच न्यूनतम दूरी d बराबर ये होती है आपकी मोड A2 माइनस A1 और इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए हमें B1 क्रॉस B2 के साथ, और अपॉन में आप डॉट प्रोडक्ट में ये पहले भी रख सकते हो, ये बाद में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। और B1 क्रॉस B2 का मोड, ठीक है। ये तो आपको क्या होगा, A2 माइनस A1 आपके पास क्या है, देखिए हमने जो निकाला है A2 माइनस A1 हमारा ये है, आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप, तो हम इसको लिखते हैं आई कैप, मैं ऊपर से देख करके लिख देता हूँ, ये हो जाता है आपका आई कैप माइनस प्लस 0 जे कैप और माइनस के कैप, और इसका B1 क्रॉस B2 क्या है हमारे पास, 3 आई कैप, यही रहा ऊपर है ना, B1 क्रॉस B2 3 आई कैप माइनस जे कैप और -7 के कैप, और अपॉन में इसका परिमाण कितना है, अंडर रूट में 59, ठीक है। इसका भी हमें मोड लेना है यानी प्लस में लेना है। तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो ध्यान रखना है कि आई वाले के साथ ही 1 आएगा, तो 3 एकम हो जाएगा 3, ठीक है ना, आई डॉट आई हो जाता है 1, और आई की जब जे में करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, आई की जब के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये डॉट प्रोडक्ट आपको पहले से ही आता होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जे की जे में करेंगे तो 1 आएगा, तो 0 इंटू 0 ये तो 0 ही हो जाएगा, खैर
अब k डॉट k 1 होगा तो -7 की -1 में करेंगे तो +7 आ जाएगा, और 7 और 3 हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 10 और अंडर रूट में 59। अब ये बचा 10 अपॉन के अंडर रूट 59, माइनस तो कुछ था ही नहीं, तो इसका मतलब ये मोड हम हटा सकते हैं, और यहाँ पे क्योंकि ये दूरी है तो इसका मात्रक हम खाली मात्रक लिख देंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन था, और इसके जैसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। बच्चों ये एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जिस एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में से भी एक क्वेश्चन आना पक्का है। जैसे कि एक तो क्वेश्चन ये आया है ना, इसके जैसे लगातार 3-4 क्वेश्चन है, वो आप सारे कर लेना। फिर इसके इसी एक्सरसाइज में सबसे लास्ट में जा करके कोई 16, 17, 18 समथिंग 20, 21 ये जो क्वेश्चंस हैं इसी एक्सरसाइज में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना। आपको उनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने में आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो आप उनको भी अच्छे से कर लेना। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ साथ के बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन है, इसका कैप पार्ट। ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। तो हम पहले एक संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या या माना एक संख्या उनमें से क्या है, x है। अब देखो जो भी दो संख्याएं थी उनका योगफल क्या था, उनका योगफल 15 था, है ना, उनका योगफल 15 था। अब मैंने एक x मान ली, तो ये दूसरे वाली क्या आएगी, ये x उधर जाएगा तो ये दूसरे वाली यही तो है ना, ये वाली। अगर मुझे ये वाली संख्या निकालनी है तो ये x 15 में से घट जाएगा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या 15 - x होगी, ठीक है ना। अगर पहली x है तो दूसरी 15 - x होगी, है ना, सिंपल सी बात है। तो आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है, यहां से हमें फंक्शन बनाना है, जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। अब इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे और कहेंगे इसको वर्गों का योगफल हमें देखना है, तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो वर्गों का योगफल बनेगा। तो इसका वर्ग करो, इसका वर्ग ये आया, और इसका वर्ग करो, इसका वर्ग ये आया, और इनका योगफल, ये हमारा फंक्शन बन गया, ठीक है ना। अब इस फंक्शन को हमें न्यूनतम दिखाना है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये 2x आ जाएगा और प्लस ये 2 × 15 - x, और माइनस का दोबारा करेंगे -1 आ जाएगा, ठीक है, -x का। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 15 दूनी 30, सॉरी ये माइनस भी तो है ना, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, -30, और ये आ जाएगा माइनस के माइनस माइनस प्लस के 2x, है ना, प्लस के 2x, तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा एक्चुअली। तो ये हो जाएगा आपका 4x - 30, ये आपका आ गया f'(x). अब हम क्या करते हैं, f'(x) को 0 रखते हैं, है ना, f'(x) को 0 रखते हैं, ये हमारा प्रोसेस है। f'(x) को जब हम 0 रखेंगे तो हमारा ये क्या आएगा, 4x - 30 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, 4x = 30, और 4x = 30 आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/4, यानी यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी 15/2। तो हमारी एक संख्या क्या आ गई, पहली संख्या हमारे पास 15/2 आ गई। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि वर्गों का योगफल न्यूनतम है या नहीं है, वो कब पता चलेगा, जब डबल डेरिवेटिव में हम ये वैल्यू रखेंगे। तो पहले तो हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो अब हम कहेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन ऑफ इक्वेशन 2, समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर f'(x) क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा बस। तो आप अब इसमें अगर ये वाली वैल्यू रखेंगे भी 15/2, तो ये तो 4 ही रहेगा, यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव धनात्मक है। तो अगर धनात्मक है तो इसका मतलब फलन जो होगा वो न्यूनतम होगा, है ना, फलन क्या होगा, वो न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा, तो हम उसको न्यूनतम लिख देंगे, फलन जो होगा वो न्यूनतम होगा। तो अब हम यहाँ कहेंगे अतः जो वर्गों का योग है वो क्या रहेगा हमारा, वर्गों का योगफल न्यूनतम होगा जब, कब होगा ये न्यूनतम, जब पहली संख्या हमारे पास क्या है, अगर हम पहली संख्या देखें तो पहली संख्या तो हमारे पास x आई है ना, 15/2, और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, दूसरी संख्या जो है वो 15 - 15/2 है, ये भी 15/2 ही आ जाएगी। तो दोनों संख्याएं आपकी यही हैं, ठीक है ना, एक 15/2 और दूसरी भी 15/2।
उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बच्चों। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन पर देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। वर्थ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आप इसको बहुत ईजिली देख पा रहे हो तो ये सर्कल की इक्वेशन है ही, है ना, जैसे कि इसने बता भी रखा है। और इसकी त्रिज्या आपके पास ए है। इसकी त्रिज्या क्या है? ए, है ना। ये यहाँ पे त्रिज्या होती है ना, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वो इक्वेशन याद कीजिए। तो इसकी त्रिज्या ए है। तो अगर मैं मान लीजिए कोई सर्कल बनाता हूँ, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई सर्कल बनाता हूँ ये, और इसकी रेडियस जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो ए है। क्या है वो? ए है रेडियस इसकी। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगर आपने याद करा हो, वर्ग का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। और आर आर जो होती है वो रेडियस होती है। यहाँ पे आर क्या है? ए है। यहाँ पे आर क्या है? ए है। तो बस पाई आर स्क्वायर की जगह बस आप ए रख दो, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपका आंसर पाई ए स्क्वायर आना है। अब ये पता चल गया आपको। बस ये निकालना दूसरे तरीके से है, क्योंकि ये यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारी बुक में, ये है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, है ना, उसमें है ये। यानी उसके समाकलन के अनुप्रयोग में, ठीक है ना, समाकलन के अनुप्रयोग से हमें निकालना है ये। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं वर्ग की इक्वेशन। दिया है, उसने दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो पूरे की पूछ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक हिस्से की निकाल देते हैं, है ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। तो हम एक हिस्से की निकाल के, एक क्वाड्रेंट की निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है, सबके इक्वल इक्वल क्षेत्रफल आएगा। तो हम एक क्वाड्रेंट का निकालते हैं। एक क्वाड्रेंट का हम कैसे निकालते थे, एक पट्टी बनाई dx की। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हम कैसे चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे, तो ये 0 है और यहाँ पे a है, 0 टू a, 0 a होता है ना, सॉरी a 0 है ना यहाँ पे पॉइंट, और ये 0 0 है पॉइंट। तो 0 एक्स अक्ष पे चल रहे तो हम 0 से लेकर के a तक चलेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि हमारा वर्त का क्षेत्रफल जो आएगा, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल हमारा आएगा 4 गुना क्षेत्रफल ऑफ, अगर मैं इसका नाम दे दूं, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट यहाँ पे B दे दो और यहाँ पे ये C दे दो। तो हम यह पहले इसको ये बता देते हैं कि 4 गुना क्षेत्रफल ऑफ किसका, OABC भाग, है ना, इस भाग का क्षेत्रफल। तो 4 गुना इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, समाकलन 0 टू a, कहाँ से कहाँ तक चले, 0 से लेकर के a तक चले। तो x एक्सिस पे हम 0 से a चले, तो यहाँ पे dx ही आएगा जब x एक्सिस पे चल रहे हैं। और यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 4 गुना। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपके याद हो, वो फॉर्मूला कहता है आपको x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिट दे दो आप इसको 0 टू a, फिर प्लस लगता है ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसकी लिमिट अलग दे दो इसको 0 से a, ठीक है ना, आसान पड़ जाएगी। अब देखिए क्या होगा, ओह आई एम सॉरी, ये बहुत आगे चला गया। देखिए मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। ये क्या होगा, हमने जब इसका इंटीग्रेशन किया, ये इंटीग्रेशन किया तो ये क्या हो गया था, इसका फॉर्मूला होता है समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, डायरेक्ट फॉर्मूला है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। दोनों की लिमिट अलग अलग दे दी, इसकी अलग दे दी, इसकी अलग दे दी, आप पूरे की भी एक लिमिट दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो x की जगह a रखेंगे, यहाँ पे a रख दिया, यहाँ पे भी a रख दिया, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, तो ये सारा जीरो, तो पहली जीरो तो आ गई ये। फिर हमने जब दूसरी माइनस लगा करके जीरो रखी, दूसरे वाली लिमिट रखी, ये वाली जीरो, तो फिर ये वाला जीरो आ गया, तो ये जीरो माइनस जीरो हो गया। अब अगली टर्म पे चलते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 बाहर, ए रखेंगे एक्स की जगह, तो ए बाई ए आ जाएगा 1, है ना, ये आ गया साइन इनवर्स 1। फिर हम जीरो रखेंगे, तो ये जीरो अपॉन ए जीरो हो जाएगा, तो साइन इनवर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे, ये तो खत्म है, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1, साइन में 1 की वैल्यू कहाँ है, बस ये देख लो, पाई बाई 2 पे है तो पाई बाई 2 लिख दो। साइन में जीरो की वैल्यू कहाँ है, तो 0 डिग्री पे है तो 0 लिख दो, ठीक है ना, जीरो पे ही है तो हमने 0 लिख दी। अब देखिए यहाँ से क्या बचा, ये बचा आपके पास पाई ए स्क्वायर बट्टे 4, तो 4 से 4 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, पाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा इसमें आप क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं ना, स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मात्रक स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो बच्चों
उम्मीद करता हूँ आपके ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, आसान ही क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए और उनके बीच के कोण की ज्या यानी साइन भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, छठे का ये है हमारे पास गया क्वेश्चन। ये कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है एक तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और एक दूसरा वेक्टर है बी कैप, वो दे रखा है इसने 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। अब हमें एक इन दोनों पे एक ऐसा सदिश निकालना है जो इन पे लंब हो और मात्रक सदिश हो, लंब इकाई सदिश निकालना है इन पे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर हमें किन्हीं दो वेक्टर्स पर लंब इकाई सदिश निकालना है तो वो ए क्रॉस बी होता है, ठीक है ना, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी वेक्टर एक ऐसा सदिश है जो ए पर भी लंब होगा और बी पर भी लंब होगा, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, सारणिक रूप से। तो आई जे के लिखा और ए के जो कोफिशिएंट है आई के जे के वो लिख दो, 2 माइनस 1 और 1। और इसी तरीके से बी के कोफिशिएंट लिख दो, 3 4 और माइनस 1, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व कर लो। आई कैप ये गया 1 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है। फिर माइनस जे कैप ये गया -2 -3 -5, फिर प्लस के कैप, इसकी कॉलम इसका रो छोड़ दो, 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस 3, 8 और 3 11। तो आपका ये बना -3 आई कैप माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप और प्लस 11 के कैप। ये क्रॉस भी आ गया आपका। अब बस इसका मात्रक सदिश निकाल दो उठा करके। तो मात्रक सदिश क्या आ जाएगा आपका, मात्रक सदिश क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ए क्रॉस बी का परिमाण, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी हमने निकाल ही दिया, वो है आपका -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 11 के कैप अपॉन अंडर रूट। अगर परिमाण निकालना हो तो क्या करेंगे, आई के जो मल्टीप्लाई में है उसका स्क्वायर, फिर जो जे के मल्टीप्लाई में है उसका स्क्वायर, फिर जो के मल्टीप्लाई में है उसका भी स्क्वायर लिख दो, 11 का स्क्वायर। तो ये सारे जोड़ करके कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 1/√। ये जो सारे सोल्व करके आएगा 3 3 9 5 5 25 और 121, इनको जोड़ करके आएगा 155। और आपका ये वेक्टर तो मल्टीप्लाई में है ही, -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस के 11 के कैप, ठीक है ना। आपका ये मात्रक सदिश आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब इसने कहा है कि उनके बीच के कोण की ज्या भी ज्ञात कीजिए, यानी साइन थीटा पूछ रहा है ये, ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका वेक्टर ए क्रॉस बी, है ना, ये होता है ना। तो इसका होता है ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू साइन थीटा, ये तो होता है ना। और इंटू में एन कैप भी होता है, लेकिन एन कैप यहाँ पे वो तो इकाई सदिश है, उसको तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए ए का परिमाण क्या होगा, ए का परिमाण होगा आपका अंडर रूट 2 आई कैप, सॉरी, ए का परिमाण होगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें से ले लो ना, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर बी का परिमाण आपका क्या होगा, अच्छा क्योंकि यहाँ पे एन कैप को हमने 1 लिया है तो इसका यहाँ पे आएगा परिमाण, ठीक है ना, ए क्रॉस बी का परिमाण। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए बी का परिमाण चाहिए हमें, बी ये रहा, तो इसका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और फिर -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है ना। और इंटू में आएगा साइन थीटा। यहाँ पे ए क्रॉस बी का परिमाण भी लिखना है, ए क्रॉस बी हमने ऊपर निकाला था ये वाला, इसका परिमाण क्या होगा, इनका परिमाण यहाँ पे हो जाएगा हमारा अंडर रूट, ये हो जाएगा तुम्हारा -3 का स्क्वायर, और ये तो निकाला है ना हमने, यहाँ पे निकाला तो है ये, तो ये √155 है, बस इसको डायरेक्ट लिख देते हैं √155, ठीक है ना। तो ये अंडर रूट 155 और फिर इक्वल्स टू, देखिए अंडर रूट 155 और ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 5 6, तो अंडर रूट में 6 और इसके इंटू में ये भी है ना 16 और 1 17, 17 और 9 3 और 6 26, तो ये आ जाएगा 26 गुना 6 और इंटू में आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूँ तो ये साइन थीटा आपका आएगा अंडर रूट 155 डिवाइड्स बाई अंडर रूट 6 और अंडर रूट 26। ये सारे रूट में हैं तो सारे एक जगह कर सकते हैं हम इनको, है ना। तो ये आ जाएगा 155/6 गुना 26, लेकिन कटेगा तो तब भी कुछ नहीं, है ना, तो हम इसको बस डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही तो निकालना था हमें, साइन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 155/26, कितना होगा 6 छंग 36 का 86 को 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156, बस ये आपका साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है घ, छठे का घ पार्ट। देखिए ये कह रहा है कि a बराबर अगर ये वाला आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए an बराबर ये होगा। बच्चों ये क्वेश्चन तो इन्होंने इसमें पेपर में दे दिया है, लेकिन गणितीय आगमन सिद्धांत से ये क्वेश्चन हल होगा, और वो गणितीय आगमन सिद्धांत चैप्टर पूरा ही सिलेबस से हट चुका है। अब हम कर भी कुछ नहीं सकते हैं ना। इन्होंने देखो सिलेबस से हटा भी दिया लेकिन फिर भी क्वेश्चन दे दिया, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो सिलेबस से हट चुके हैं लेकिन फिर भी वो बोर्ड में अब भी आ रहे हैं पेपर में, है ना। तो बहरहाल अब हम कर तो कुछ नहीं सकते, बस हम ये कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको करा देंगे, ठीक है ना। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से हम इसको करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो अब पढ़ लेना गणितीय आगमन सिद्धांत, एक ही प्रोसेस है, वही चलता है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यह क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए बराबर आपके पास ये सारणिक है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, ये आपका है। अब ये कह रहा है सिद्ध करना है हमें, ये प्रूफ करना है हमें, है ना। तो ये भी लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, माना इसको हम कुछ मान लेंगे, जो ये ए एन दे रखा है ना, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम पी एन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पी एन। ए एन बराबर इसने ये दे रखा है कॉस एन थीटा साइन एन थीटा एन थीटा, और ये हो गया आपका नीचे माइनस के साइन एन थीटा, और ये हमारा आ गया कोस एन थीटा, जहाँ एन जो है वो एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है ना। अब इसका प्रोसेस देखिए, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि जो भी उसने nth टर्म वाली जो भी कुछ चीज़ दे रखी होगी उसको आप पी एन मान लीजिए, ठीक है। अब उस पी एन में एन बराबर 1 रखो सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, पुट एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। एन इक्वल्स टू 1 के लिए ये बात ट्रू आनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। ये तो दे ही रखी है उसने, हमें तो ये प्रूफ करनी है ना। तो इसका मतलब एन जब मैं इसमें रखूंगा तो ये हो जाएगा P1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखिए क्या ये बात सत्य है कि ए बराबर यही तो है। हाँ जी, उसी ने दे रखा था ए बराबर ये है, हमारा भी यही आ गया। तो इसका मतलब एन बराबर 1 के लिए तो ये बात सत्य है। एन बराबर 1 के लिए हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, एन बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है, ठीक है। अब इसके बाद n बराबर 1 के लिए तो ये सत्य हो गया। अब हम इसको ये कहते हैं कि ये n बराबर k, किसी नंबर k के लिए भी सत्य है ये बात, किसी नंबर k के लिए। वो k नंबर कुछ भी हो सकता है बीच में से, है ना, क्योंकि n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और हम अब सब पे तो अलग अलग चेक करके देखने से रहे, है ना। हम क्या करते हैं, हम पहले 1 पे चेक कर लेते हैं, उस पर अगर सत्य बात आ गई तो फिर हम k पे सत्य मान लेते हैं उसको, और फिर k प्लस 1 पे उसको प्रूफ कर देते हैं। तो ये पूरा प्रूफ हो जाता है। बस ये गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रोसेस है। अगर ये चैप्टर होता तो मैं आपको अच्छे से समझाता, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन है, यहाँ पे करना भी इसको पड़ेगा। तो बस आप ये प्रोसेस ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब क्या करो, आप इसमें n बराबर k रख दो, है ना। तो पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए भी सत्य है। तो अगर n बराबर k के लिए सत्य है तो हम क्या करेंगे, इसको n की जगह अब की बार k रख देंगे यहाँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो देखिए n बराबर k के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह k पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर k इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका कोस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा और कोस k थीटा, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं हम इसी k में k की जगह k प्लस 1 पुट कर देते हैं, n की जगह k प्लस 1 पुट कर देते हैं अब की बार, ठीक है ना। हम देखो हमने n बराबर 1 के लिए तो बात सही कह दी, वो आ भी गई। अब हमने ये मान लिया कि k के लिए भी सत्य है। अब हम k प्लस 1 के लिए सत्य दिखा देंगे इसको। अगर k प्लस 1 के लिए बात सत्य आ गई तो इसका मतलब n की जो भी वैल्यू मैं ले रहा हूँ सबके लिए ये बात सत्य आ रही है ना। जो भी n की वैल्यू ले रहा हूँ सबके लिए बात सत्य आ रही है। n बराबर 1 के लिए भी सत्य आई, n बराबर k के लिए हमने सत्य मान ली, तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य हो गई। इसके सत्य होने पे ये भी सत्य हो गई, तो इसका मतलब सभी के लिए सत्य आ रही है। तो हर वैल्यू के लिए सत्य है, तो इसका मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, ये खुद में खुद सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं, n बराबर k प्लस 1 रखने पर, ठीक है। तो ये कहाँ रखेंगे, वहीं पे रखेंगे पी के प्लस 1 में, पी के प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर k प्लस 1 आ जाएगा, और इक्वल्स टू हो जाएगा, हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दिखा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए
ये आपका हो जाएगा कॉस के प्लस थीटा साइन के प्लस थीटा माइनस साइन के प्लस थीटा और कोस के प्लस वन थीटा। अभी ये नहीं पता हमें ये सत्य है या नहीं है, हम यहाँ तक माना हमने कि ये सत्य है। अब हम n बराबर के प्लस वन रख के देखेंगे कि क्या ये सत्य आ रहा है क्या, ठीक है ना। तो सत्य होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो बिल्कुल ये बात सही है। तो हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड ए की पावर के प्लस वन, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर के इंटू में ए की पावर वन। तो ए की पावर के क्या है समीकरण नंबर 2 से, और ए की पावर वन समीकरण नंबर 1 से। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर के लिख दो आप यहाँ पे, ये हो जाएगा कोस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा और कोस के थीटा, ठीक है। ये तो आ गया आपका ए की पावर के, और इंटू में ए की पावर वन। ए की पावर वन आपकी समीकरण नंबर 1 थी, है ना। वो क्या थी, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और इसके साथ कोस थीटा। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करो, इनकी मल्टीप्लाई करो। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे होगी, पहला एलिमेंट बन जाएगा तो कोस के थीटा कोस थीटा, गुना करेंगे। देखिए कोस के थीटा इंटू कोस थीटा, फिर जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो माइनस में साइन के थीटा इंटू साइन थीटा ये आएगा, कोस के थीटा इंटू कोस थीटा ये वाला, फिर इसकी गुना इसमें हो जाएगी प्लस माइनस माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे जगह कम है थोड़ी, है ना। ये आ जाएगा पहला एलिमेंट। फिर इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस के थीटा साइन थीटा कोस के थीटा साइन थीटा, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा प्लस में ये आएगा साइन के थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। ये दूसरा एलिमेंट बन गया। अब नीचे वाला देखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं तो माइनस के साइन के थीटा और कोस थीटा, माइनस के साइन के थीटा इंटू कोस थीटा, फिर इसकी गुना ऐसे कर रहे थे ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, कोस के थीटा ये भी माइनस के आएगा प्लस माइनस माइनस कोस के थीटा और इसकी मल्टीप्लाई हो गई साइन थीटा में, ठीक है। अब इसी रो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, साइन के थीटा इंटू साइन थीटा तो माइनस के साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, अब प्लस में कोस के थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस के थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। ये आपका बन गया सारणिक। अब देखिए जरा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला क्या बना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी, है ना। कोस ए प्लस बी क्या हो गया, के थीटा प्लस थीटा कोस ए प्लस बी। अब यहाँ देखिए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी एक ही बात है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, यानी साइन थीटा प्लस के थीटा। अब यहाँ चलते हैं, माइनस अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बनेगा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये बना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी के थीटा प्लस थीटा। और अगर इसमें चलता हूँ मैं, ये देखिए कॉस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो कॉस के थीटा प्लस थीटा, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के आपको याद ही होंगे। तो यहाँ से देखिए क्या बना, यहाँ से अगर मैं थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो ये बना कॉस के प्लस वन इंटू थीटा, और ये बना साइन के प्लस वन इंटू थीटा, और ये बना माइनस साइन के प्लस वन इंटू थीटा, और ये बना कॉस के प्लस वन इंटू थीटा। अब देखिए क्या ये वो लेफ्ट हैंड साइड नहीं है जो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड नहीं है, देखिए ऐसे ही नहीं है ना, बिल्कुल सेम है ना। जैसी ये राइट हैंड साइड है बिल्कुल यही हमारी ये आ गई, तो हम इसको लिख देंगे राइट हैंड साइड। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के प्रूफ हो गई, इक्वल प्रूफ हो गई। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः यह कथन के प्लस वन के लिए भी, n बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है, सत्य है। अतः फिर एक और बार लिखेंगे अतः, यह यहाँ पे से हटा के यहाँ लिख दो, अतः यह n बराबर या n के, यहाँ पे ऐसे लिखो n बिलोंग्स टू n के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए सत्य है, ठीक है ना। अतः इसको लिख दो ए एन इक्वल्स टू कोस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कोस एन थीटा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा।
ये बात हो जाएगी प्रूव। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक प्रश्न को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं, यानी एक इवेंट का दूसरे इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों स्वतंत्र रूप से करते हैं काम, उनमें से कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए, इसकी क्या प्रायिकता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कम से कम एक उसे हल कर ले, कम से कम एक तो हल कर ही ले, चाहे दोनों कर लें वो भी आ जाएगा, और कम से कम एक तो हल कर ही ले, तो उसकी प्रायिकता में निकालनी है। तो देखिए बहुत आसान है ये भी। कैसे शुरू करते हैं इसको, देखिए अगर मैं ये मान लेता हूं कि ए द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता, ए द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता पी ऑफ ए हो जाएगी, मान लेते हैं पी ऑफ ए, तो वो क्या हो जाएगी, वो उसने दे रखी है 1/2। इसी तरीके से बी द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता क्या दे रखी है, बी द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता वो क्या होगी, पी ऑफ बी, वो दे रखी है इसने 1/3। अब देखिए, अब इसके साथ हम क्या निकालते हैं, ए के ना होने की, ए से हल ना होने की भी निकालते हैं कि प्रश्न जो ए है वो प्रश्न को हल नहीं कर पाता है, उसकी प्रायिकता है 1 माइनस प्रश्न को हल करने की प्रायिकता, है ना। ये होता है ना आपके पास रिजल्ट कि किसी भी इवेंट को होने की प्रायिकता प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 होता है। ठीक है, अब अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी है, होने की हो या ना होने की हो, कोई एक भी है, तो दूसरी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ए द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता थी, तो हमने प्रश्न ए द्वारा प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता निकाल ली इस फॉर्मूले से, इस वाले से। ठीक है ना, तो 1 माइनस में ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1, 1/2। ठीक है, इसी तरीके से बी द्वारा प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता वो होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी 1 माइनस ये आ जाएगा 1/3, 3 माइनस 1 ये आ जाएगा 2/3। ठीक है ना। अब देखिए, इसने कहा है पहला क्वेश्चन कि उनमें से कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए। अब अगर मैं ये बात करूं कि उनमें से कोई भी हल ना कर पाए, तो वो तो एक ही केस है कि ना तो ये हल कर पाए ना ये हल कर पाए, है ना। तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी, या कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लें, तो वो क्या होगी, ए भी हल ना कर पाए और बी भी हल ना कर पाए, तो उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की। ठीक है ना, जब दो स्वतंत्र घटनाएं हों और वो घटनाएं दोनों एक साथ हो रही हों, तो हम उसके गुणन नियम से, है ना, प्रायिकता का जो एक गुणन थ्योरम है, एक मल्टीप्लिकेशन की, उस थ्योरम से हम क्या करेंगे, उन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल करके उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पी ऑफ ए बार हो जाएगा हमारा 1/2, और ये हो जाएगा हमारा 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के 1/3 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कम से कम उसे हल कर ले, कोई एक तो हल कर ले। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम कोई एक हल कर ले, इसकी प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए, कोई एक हल कर ले, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ए हल कर ले, बी हल ना करे, प्लस ऐसा हो सकता है ए ना हल करे, उसको बी कर ले, है ना, पी ऑफ बी। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हल कर लें, कम से कम के केस में तो है ही ये भी, है ना, कम से कम कोई एक तो हल है, इसमें भी कम से कम एक हल है, इसमें भी कोई एक हल कर लेगा और इसमें भी कोई एक हल कर ही लेगा कम से कम। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए की हम प्रोबेबिलिटी रख देंगे इसमें, पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 1/2, पी ऑफ बी डैश की, यानी बी के हल ना होने की प्रायिकता, बी द्वारा हल ना होने की प्रायिकता 2/3, पी ऑफ ए बार की हमारे पास क्या है 1/2, और पी ऑफ बी की कितनी है 1/3, और ये है हमारे पास 1/2, और ये है हमारे पास 1/3। जब हम इनको सोल्व करेंगे, देखिए 2 ही कम 2, 1 ही कम 1, 1 ही कम 1, 2 3 4, ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे सब में 6 ही है ना, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आपका 2/3, आपका 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसमें से कोई एक हल करना है। ठीक है ना, अभी तक तो हमें सब क्वेश्चन करने थे, अब हमें इनमें से कोई एक करना है, या तो ये या ये। ठीक है, दोनों में ही ए इनवर्स निकलता है। ठीक है,
हम देखें, हम तो दोनों करेंगे। अब 7 का के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, ए इनवर्स का अब प्रोसेस सेम ही है, और हर पेपर में किसी ना मतलब सभी पेपर में 2022 में, 23 में, 20 में, सब में आता है ए इनवर्स का क्वेश्चन। या तो ये आ जाए या फिर ये तो पक्का आएगा, अवयव विधि से हल करना। इसमें भी ए इनवर्स निकालने की जरूरत पड़ती है। तो किसी पेपर में ये दोनों दे देता है, लेकिन ज़्यादातर में ये आता है, ठीक है ना, ये नहीं आता। और ये भी आ जाता है किसी में, ये दोनों साथ भी दे देता है वो। इसका मतलब है ए इनवर्स तो आपका 100% आएगा ही, इनवर्स निकालना। तो आपको इनवर्स निकालना आना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। देखिए, ए इनवर्स में मैं क्या करूँगा, आपको कैलकुलेशन में नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये हम बहुत बार कर चुके हैं और मैं उम्मीद ये करता हूँ आपको भी आता होगा। बहुत आसान है ये, बस आप अपनी जो है डिजिट चेक कर लेना, ठीक है ना। देखिए, मान ली हमारे पास 1 1 3 है, और ये 1 3 -3 है, ये -2 -4 और -4 है। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है ना, सारणिक निकालना होता है ए का। ए का सारणिक कैसे निकलता है, पहले इसका आप सारणिक बना लो। इन जो ये आव्यूह जो है, आव्यूह में अगर ये मुड़ रहा है तो ये आव्यूह है, और इसको अगर सीधा हम डंडे खींच देंगे तो ये सारणिक बन जाएगा। अब इस सारणी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व किसी भी किसी भी रो के या कॉलम के सापेक्ष आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये सॉल्व करके आएगा -8, ठीक है ना। अब -8 आ रहा है, इसका मतलब ये जीरो तो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, ठीक है ना। यानी अब हम यहाँ लिखेंगे कि ए जो है एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब चलते हैं आगे आगे। देखिए, अब हमें क्या निकालना होता है, ए के सहगुणनखंड निकालने होते हैं। ए के सहगुणनखंड, और उनसे एक अवयव बनेगा बी। यानी अब हम यहाँ लिखेंगे ए के सहखंडों से बना अवयव, सहखंडों से बना अवयव। एक अवयव बी बनेगा इसके सहखंडों से, ठीक है। वो अवयव आपका होगा -24 10 2 -8 2 2 -6 सॉरी -12 और 6 और 2, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद जब ये बन जाएगा आपका सहखंडों से बना अवयव, आपको एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या होता है, जो सहखंडों से बना अवयव है इसका परिवर्तावयव लेना पड़ता है यहाँ, यानी बी का परिवर्तावयव, ठीक है ना। तो बी का परिवर्तावयव ये ऐसा होगा, बी डैश। बी डैश का मतलब है जो इसकी रो है वो कॉलम में बदल दो। -24 10 2 -8 2 2 -12 और आपका ये 6 और 2, ठीक है। ये आपका अवयव बन जाएगा बी डैश, एडजॉइंट ए, है ना। और एडजॉइंट ए बनने के बाद, एडजॉइंट ए बनने के बाद हमें क्या करना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। अब 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 1/-8 है, और एडजॉइंट ए आपके पास क्या है, यही है, -24 -8 -12 और 10 2 6 2 2 2। बच्चों, यहाँ पे आप चेक करना, जब इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे 1/8 की, यानी 8 से सबको डिवाइड कर देंगे और सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका 3 1 3/2 माइनस के 5/4 माइनस के 1/4 और माइनस के 3/4 और माइनस के 1/4 और माइनस के 1/4 और माइनस के 1/4, ठीक है बच्चों। अब आप कमेंट में बताना कि आपका ये वाला एलिमेंट यही आ रहा है या 3/4 आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये मैंने देखा है, क्रॉस चेक तो मैंने किया नहीं, मैंने एक ही बार निकाला है, क्योंकि टाइम लगता है इसमें बहुत ज़्यादा, और फिर वीडियो भी बनानी थी मुझे, इसलिए। अब आप ये चेक करना, सिर्फ इसमें आंसर में ये एलिमेंट अलग आ रहा है, ठीक है ना। अगर आपका भी 3/4 आ रहा है तो आप इसको 3/4 ही लिख लेना, फिर आपका आंसर वो सही हो जाएगा, क्योंकि अनसोल्ड में आंसर 3/4 यहाँ पे दे रखा है। और अगर 3/2 ही आ रहा है, इसका मतलब फिर ये हमारा ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बाकी मेरा मेन काम ये था कि प्रोसेस बिल्कुल आप समझ जाएं, ठीक है ना। अगर आपको बिल्कुल सही सही से प्रोसेस समझना है कि ये कैसे होगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, और वहाँ पे लिखा होगा प्लेलिस्ट ऑफ 324, सॉरी, प्लेलिस्ट 2023 के पेपर की प्लेलिस्ट होगी वहाँ पर। और 2023 में आपको 324 AX कोड में जाना है, AX कोड में उसका पार्ट फर्स्ट देख लो आप, ठीक है ना। तो वहाँ मैंने ए इनवर्स निकाल रखा है, और ए इनवर्स बिल्कुल प्रोसेस से किया हुआ है वहाँ पे, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और बच्चों, ये जो इसका 7 का ख पार्ट जो है, ये 7 का ख पार्ट बच्चों, ये आपका 324 BA कोड में आया हुआ है, BA कोड में, है ना। ये वहाँ पे 8वें का क है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। 324 BA कोड में जाइएगा। 324 BA कोड ये जो है, ये 2023 में आया हुआ है पेपर, है ना, 2023 में आया हुआ है। मैं इसकी लिंक दे दूंगा नीचे, आप वहाँ से जा करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब एक बार हमने करा रखा है, दोबारा दोबारा करा करके कुछ फ़ायदा नहीं है।
वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी फिर हो जाएगी, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वें का क्या पार्ट, 8वें का क्या जो पार्ट है ये भी पहले कराया हुआ है हमें, है ना, पहले पेपर में आया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे रिपीट होते हैं। तो ये 324 बीए कोड में आया हुआ है, बीए कोड में वहाँ पे ये 8वें का, सॉरी 324 ए वाई में, 324 ए वाई में आया हुआ है, और वहाँ पे ये 6 का क्या पार्ट है, 6 का क्या पार्ट। अब देखिए वहाँ पे 6 का क्या पार्ट है, इसका मतलब वहाँ पे ये 5 नंबर का आया होगा, और यहाँ पे ये जो है 8 नंबर का आया हुआ है यही क्वेश्चन। तो ये कभी 5 में कभी 8 में आते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको कर लेना आप, वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। अब चलते हैं ख क्वेश्चन की तरफ। ख क्वेश्चन आपका अवकल समीकरण को हल करना है। अवकल समीकरण दे रखी है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये जब है जब y बराबर 1 और x बराबर 1, ठीक है, ये बाद में लगेगी कंडीशन। अब देखिए ये अगर फॉर्म आपको डायरेक्ट दिख रही है किस फॉर्म की है, तो आपको वो फॉर्म डायरेक्ट पता लगानी है, ठीक है ना। देखिए ये ऐसी फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अब यहाँ पे p क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, सॉरी y के इंटू में जो भी p है वो आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से अगर मैं तुलना करूँ तो p की वैल्यू 1 अपॉन वाई और q की वैल्यू हो जाएगी आपकी, q की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, समाकलन गुणांक। वो क्या होता है, e की पावर समाकलन पी डी एक्स। अब e की पावर में p की वैल्यू रखो 1 अपॉन, सॉरी ये 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर लॉग ई एक्स। e की पावर लॉग ई यहाँ से हट जाता है और इसकी वैल्यू क्या आती है, x आती है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे इसके हल पर, है ना, समीकरण का हल। समीकरण का हल क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू समाकलन q इंटू आई एफ और इंटू में डी एक्स प्लस सी। यहाँ से आई एफ की वैल्यू रखेंगे, आई एफ की वैल्यू x है और q की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स, देखिए एक्स क्यूब हो जाएगा ना, एक्स क्यूब का समाकलन करेंगे तो एक्स 4/4 आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा सी। अब यहाँ से देखिए इस सी की वैल्यू निकालने के लिए इसने एक कंडीशन दी है, जब y बराबर 1 जबकि x बराबर 1। तो यहाँ पे लिखो y बराबर 1 जबकि x बराबर 1, ये पुट करो इसमें x बराबर 1, इसको समीकरण 1 मान लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/4 यानी 4 माइनस 1 3/4। अब ये c की वैल्यू उठा करके 1 इक्वेशन में पुट कर दो आप, बस आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3/4, और ये आपका इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका 9th का क्या पार्ट। ये भी आपका पहले आया हुआ है और बहुत दफ़ा आया हुआ है ये भी, ठीक है ना। तो आप इसको कर लीजिएगा, इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये क्वेश्चन जो है 324 FG कोड में है, FG कोड में, ठीक है, 9th के क्या पार्ट में, ठीक है, 9th का क्या पार्ट है 324 FG में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ख क्वेश्चन पर। ख क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ये कह रहा है कि समाकलन 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x, tan इनवर्स sin x, इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना, dx। और लाना क्या है, ये π/2 -1। अब मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहा हूँ, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, देखिए इस sin 2x को अगर मैं ये लिख लूँ कि ये 2 sin x cos x है, तो ये क्या हो जाएगा 0 to π/2 2 sin x cos x, 2 बाहर दे देता हूँ, ये 2 sin x हो गया और cos x हो गया और tan इनवर्स हो गया और इसके अंदर हो गया sin x dx, ठीक है। अब मैं इस sin x को t मान लेता हूँ, तो ये cos x dx का dt आ जाएगा, इसकी जगह भी t रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, पुट sin x की वैल्यू हम रख लेते हैं t। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब जब ये हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो इसकी लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि ये x की वैल्यू थी, अब हम t में चले गए वेरिएबल में, तो t की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो जब x की वैल्यू ये वाली 0 है तो 0 यहाँ रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 0, तो t बराबर भी 0। अब जब x की वैल्यू π/2 है, π/2, तो π/2 जब हम यहाँ रखेंगे तो साइन π/2 क्या हो जाएगा 1, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यानी अब लिमिट हमारी क्या हो गई 0 से 1, ठीक है। तो ये 2 तो बाहर ही रहेगा, लिमिट हो गई 0 से 1, साइन एक्स की जगह टी रख दिया हमने, ये कोस एक्स डी एक्स का डी टी बन गया, टेन इनवर्स यहाँ पे टी आ गया, तो ये टेन इनवर्स ये हो गया टी।
और मल्टीप्लाई में आ गया आपका dt, ठीक है ना, ये cos x dx आ गया dt। अब देखिए यहाँ पे हम इसको खंड समाकलन से करेंगे बाई पार्ट्स मेथड से, है ना। आपके पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये, तो इनमें से किसी एक को एक फंक्शन एक मानना पड़ेगा, किसी को दूसरा फंक्शन मानना पड़ेगा। तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 2 बाहर भाई, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी tan इनवर्स t इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी t²/2। अब इसकी लिमिट दे दो अलग यहीं पे 0 से 1, फिर माइनस लगेगा फॉर्मूले का, फिर होल इंटीग्रेशन, पहले का डिफ्रेंशिएशन tan इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/1 + t² मल्टीप्लाई बाई दूसरे का इंटीग्रेशन यानी t²/2 और इसका dt और प्लस में आएगा c। अच्छा, इसकी लिमिट जो की तो है 0 से 1, ठीक है। अब ये जो प्लस c तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें लिमिट दे रखी है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं 2 इंटू, ये देखिए क्या हो जाएगा, इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 और यहाँ पे 1 पुट करेंगे 1/2 तो π/8 हो गया, है ना। 1 इंटू सॉरी ये तो π/4 हो गया, π/4 और इंटू में हो गया ये 1/2, पहली तो ये हो गई, माइनस जब 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, पहली किसकी लिमिट पुट हो गई। अब आया हमारे पास ये 1/2 बाहर और इंटीग्रेशन 0 से 1 t²/1 + t² है आपके पास, ये है 0 से 1 t²/1 + t²। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें अगर मैं एक जोड़ दूं और एक घटा दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या होगा, 1/2 यहाँ से और यहाँ से बाहर लेकर के काट दूं तो सही रहेगा हमारे अपने पास, तो ये बचेगा आपका यहाँ पे π/4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, जब इसके अपॉन में ये अलग करूंगा 1 + t²/1 + t², तो ये हो जाएगा 1, फिर ये वाला माइनस, फिर 1 के अपॉन में इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा 1/1 + t², ठीक है, और ये आएगा dt। समझ रहे हैं ना आप। अब देखिए यहीं पे कर देते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो π/4 है ये तो एज इट इज रहेगा, π/4 रहेगा एज इट इज। अब माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से 1, ठीक है, और 1/1 + t² का क्या हो जाएगा tan इनवर्स t, tan इनवर्स t, इसकी भी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा π/4 माइनस, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 1 - 0 माइनस, फिर यहाँ पे रखेंगे 1, tan इनवर्स 1 हो जाएगा आपका π/4 और माइनस tan इनवर्स 0 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका π/4 -1 माइनस माइनस प्लस π/4, तो ये कितना हो जाएगा आपका π/4 π/4 2 π/4 और -1, 2 दूनी 4 यानी π/2 -1, π/2 -1, ठीक है ना। यही आपको देखिए प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही आसान पेपर था, हमने इसको पूरा कर दिया है। जो क्वेश्चन नहीं किए हैं वो इसका मतलब वो पीछे आए हुए हैं, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी कि ये आपको कहाँ मिलेंगे, ठीक है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के इन क्वेश्चन को देख लेना। उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे कोड को लेकर, 2024 के नेक्स्ट कोड को लेकर, ठीक है ना। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, पेपर बहुत आसान आएगा, आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।